स्टार्ट करते हैं। केस पढ़ता हूँ शुरू में। सर तो मेरे सर को ने बोला वेलकम वैसे। करने दीजिए प्लीज। जी सर। जी जी मेरे को वेलकम करने दीजिए हाँ आपका। सर, हाँ सर, ओके सर। तो गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू अवर मोस्ट रेवर्ड गुरुजी डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर, डॉक्टर नरेंद्र मिलिंद राव सर, डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता सर, डॉक्टर महेश चंद्रा सर, अवर मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर एम वी महादिक सर, डॉक्टर एस आनंद सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर और हमारे सभी रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर दत्तात्रेय थोम्बरे सर ने अपना केस प्रेजेंट किया है, उसी को लेके हम वीसी करने वाले हैं। तो इसमें खूब मराठी तड़का लगने वाला है आज की वीसी में। तो जितने भी हमारे मराठी मेंबर्स हैं, मेंटर्स हैं, तो उन सबको मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप आज की वीसी उस तरह से स्टार्ट कीजिए कि उसमें वो मराठी टच हमको दिखना चाहिए, हमारी रिकॉर्डिंग में वो आना चाहिए। तो मैं वेलकम करता हूँ हमारे सभी रिस्पेक्टेड मेंटर्स का और मेंबर्स का जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, मराठी बोलते हैं और समझते हैं। तो अभी हम वेलकम करते हैं हमारे आज के मेंटर डॉक्टर दत्तात्रेय थोम्बरे सर का। वेलकम सर, अ वेरी गुड धन्य इवनिंग सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। जी सर, तर ओवर टू यू। जसं सर म्हणाले तसं आज आपण मराठीतनं सर चालू करणार आहोत। कैमरा जी सर। कैमरा ऑन हाँ कीजिए सर, सर। यस सर। हाँ, ओके। यस तर जसं सर म्हणाले तसं आज आपण मराठी चालू करणार आहोत। तर यस प्रत्येक गोष्टीचं मंगलाचरण झालं पाहिजे, यस मंगल सर, झालं यस। पाहिजे। तो इसलिए संत ज्ञानेश्वर महाराज की ज्ञानेश्वरी से एक ओवी शुरू में बोलता हूँ और फिर हम वीसी स्टार्ट करेंगे। ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय सुसंवेद्या आत्मरूपा देवा तूच गणेशु तू सकलमती प्रकाशु म्हणे निवृत्तीदासु अवधारी जोजी। तो मंगलाचरण। हेलो। सर की आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को भी? हाँ सर, फ्रीज हो गया। ओके, तो थोड़ा वेट करते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तब तक कोई हमारे और मराठी मेंबर प्लीज कंटिन्यू कीजिए इसको। हेलो। सॉरी, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। जी जी, कोई बात नहीं हाँ सर। सर, हाँ, ओके ओके। तो आज के केस को शुरुआत करते हैं। तो ये केस मेरी बहुत पुरानी केस है, मतलब ये सब फैमिली मेरे मेरे पेशेंट है। तो ये जो पेशेंट है मेरे, अभी जिसकी केस हमने डिस्कस की है, तो ये 60 वर्षीय एक महिला है। ये हमेशा मेरे से मेडिसिन लेने के लिए आती रहती है। कुछ एक्यूट भी हो तो मुझसे मेडिसिन लेती रहती है और उसकी पूरी फैमिली भी मेरी पेशेंट है। अभी थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताता हूँ। एक्चुअली ये विडो है और इसके पति जो थे वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे। अभी इसको भी थोड़ा सा पेंशन मिलता है। इसका एक बेटा अनुकंपा पे नौकरी पे लगा है। एक्चुअली वो बीएचएमएस उसने किया है, लेकिन वो अभी पंचायत समिति में क्लर्क का जॉब कर रहा है। इसका खुद का घर है औरत का, और एक खुद के घर में बेटा एक हिस्से में रहता है और ये एक हिस्से में रहती है। इसको एक बेटी है और बेटी का मैरिज हुआ है और उसके पति प्रोफेसर है। दूसरा छोटा बेटा जो है तो बड़ी एक शैक्षणिक संस्था चलाता है, जिसके कि बहुत से यूनिट्स है। मतलब एक 5-6 एकड़ में उसका पूरा कैंपस फैला हुआ है। और वो एक आश्रम संस्था भी चलाता है, मतलब उसका भी इनकम बहुत अच्छा है। अभी ये अपना जो पेशेंट है, तो उसका जो छोटा बेटा है जो कि ये संस्था चलाता है, तो उसने लव मैरिज किया था। और ये लव मैरिज पेशेंट को और पेशेंट के पति को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। तो उन्होंने
उस बेटे को घर से निकाल दिया था, जबकि वो बेटा कुछ भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं था। वो टाइम पे इन्होंने अपने घर से उसको निकाल दिया था। और इनका कहना था कि वो जो बेटी लाया उसने शादी ब्याह करके जो लड़की लाया है, तो उसका फैमिली अच्छी नहीं है, ऐसा उसका कहना था। और फिर शादी के 1 साल बाद इस पति के हस्बैंड की डेथ हो गई। इसका अपने बड़े बेटे के साथ भी नहीं जमता, बड़ी बहू के साथ भी नहीं जमता, मतलब उसको भी उसने घर से बाहर निकाल दिया था। फिर रिलेटिव्स ने मध्यस्थी बनकर इसको फिर से घर में लिया था। और अभी क्या करती है ना, उसकी जो बड़ी बहू है वो भी ट्यूशन क्लासेस लेते रहती है। तो इसका ऐसा कहना है अपने पेशेंट का कि उससे मुझे डिस्टर्ब होते रहता है, बच्चे आते हैं बहुत बड़बड़ करते, शांति मुझे नहीं लगने देते। तो इसलिए फिर वो क्या करती थी कि उसको बार बार उसके साथ झगड़े करती थी, या उसको इस बात पे डांटती थी, मेरा घर है, तू क्यों यहाँ पे ट्यूशन लेती है, तू क्यों ऐसा करती है। तो एक दिन क्या हो गया कि उसके बहुत झगड़े हो गए उसके साथ, इतने झगड़े हो गए कि ये पेशेंट का कहना है कि पोतीने और बहू ने मुझे मिलकर मारा, बहुत गंदी गंदी गालियां दिया और मुझे घर से बाहर हकाल दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसका जो छोटा बेटा है, जो कि ये शैक्षणिक संस्था चलाता है, वो आ गया, उसने मध्यस्थी की और इसको लेकर अपने बंगलों पे उसको लेके गया। लेकिन तकलीफ ऐसी है कि उसका वो बहू के साथ भी नहीं जमता। अभी जमेगा भी कैसा ना, कि जब उसको वो शादी करके घर में आई थी तो उसको घर से उन्होंने बाहर कर दिया था, उसको घर में लिया भी नहीं था। और उसके साथ भी उसके संबंध अभी अच्छे नहीं है। और उसको इस बात से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है कि उसने सब संस्था का कारोबार अपने हाथ में लिया हुआ है वो बहू ने। और उसने अपने सब रिलेटिव्स एज अ टीचर, एज अ क्लर्क या एज अ कुक बोल के वहां पे अपॉइंट किए हैं। तो इसको लगता है कि सब उसके ही लोग वहां पे अपॉइंट है और हमारा कोई वहां पे नहीं है। और वो जो छोटी बहू है, जो कि उस कॉलेज स्कूल की प्रिंसिपल है, तो उसका ना थोड़ा सा कंजूस स्वभाव है। तो वो क्या करते हैं कि खाने पीने में भी थोड़ा सा, ये मत खाओ, वो मत दो, इसी टाइम खाना, इतना ही खाना, तो ऐसा सब कुछ रहता है, ऐसा अपने पेशेंट का बोलना है। तो ये सब उसका बैकग्राउंड है। अभी जब मेरे पास पेशेंट इस बार आई तो उसका कहना था कि उसके पैर में बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुखते हैं पैर, उसके पैर मतलब उसके फुट और पूरे आर्म्स। तो क्या करती है कि उसको टाइटली बांधती है उसको। वो बोलती थी कि उसको कपड़े से मुझे जोर से बांधना पड़ता है, फिर भी मुझे रात भर नींद नहीं आती और उसके सर में भी दर्द होते रहता है। तो वो हमेशा झंडू बाम लगाती रहती है सर को। मतलब उसके माथे पे क्या हुआ था कि वो बोलती थी कि बहुत दिनों पहले कुछ लगा था, तो जब भी से मुझे तकलीफ होती रहती है वो मार की वजह से। तो इसीलिए क्या करती रहती है, वो वहां पे झंडू बाम मलते रहते हैं। तो पेशेंट के वर्जन ऐसे है। पेशंट बोली आके की डॉक्टर साहेब, माझ्या मुलीनं सांगितलं म्हणून मी आले। मतलब डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ने कहा था कि आप ठुमरे डॉक्टर के पास जाइए, तो मैं आई हूँ, कुछ अच्छी दवा दे दो अभी, क्योंकि ये सब दुरुस्त हो जाए। अभी बहुत मैं परेशान हो गई इससे, अच्छी दवा दिए ना आप, तो मैं आपसे मेडिसिन लूंगी, कहीं पे नहीं जाऊंगी, तो आप मुझे यहीं पे दुरुस्त करो। ये बहुत तकलीफ देता है, रात भर मुझे नींद नहीं आती, ये सब पेशेंट ने बोला। तो मैंने पूछा कि काकू का टेंशन है का, आंटी कुछ टेंशन है आपके लाइफ में? तो उसने बोला, सर आप तो सब जानते हो क्या टेंशन है, मेरा बहू के साथ नहीं जमता। और उन्होंने क्या किया, उसके जमाई, उसके बहन के जमाई सब वहां पे लाके रखे हैं, और उनका मुंह भी देखना मुझे अच्छा नहीं लगता और वही देखना पड़ता है। वो बहू के साथ भी नहीं जमता। आपको तो पता है ना कि वो बहू आने की वजह से मेरे पति की डेथ हो गई। बहुत खराब आदमी है वो सब, उसके मायके वाले तो बहुत खराब है, उसकी बहन का तो कैरेक्टर बिल्कुल ही गंदा है। और ये मेरे पति को सब पता था, इसलिए पति ने ये सब विरोध किया और उनको घर में भी नहीं लिया था। इतने खराब है लोग। और ना क्या करते हैं ना, आप कहीं पे मत बताओ, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, ये इतनी खराब औरत है हमारी बहू
ये बच्चों से क्या करती है, 500 का यूनिफॉर्म लाती है और 500 का यूनिफॉर्म बच्चों को 1000 को देती है। इसने वो संस्था में छोटा सा दुकान भी खोला है, ये प्रिंसिपल होकर। देखो कितने भिखारी है ये आदमी, कितनी भिखारी औरत है ये। वहां पे ये दूध बेचती है डॉक्टर साहब, 1 कप दूध देती है बच्चों को, वो भी पानी वाला। क्या बताए, भगवान उसको माफ करे। ये अच्छा नहीं। मैं तो देख नहीं पाती, मैं तो कान पे हाथ रखती हूँ, मुंह पे हाथ रखती हूँ, आंखों पे हाथ रखती हूँ, मुझसे देखा नहीं जाता डॉक्टर साहब। इतनी खराब औरत है, क्या बताऊं आपको। तो ये ना ऐसा कंटिन्यू उसका चल रहा था। मैं सुन रहा था बाहर, पेशेंट ओपीडी में वेटिंग कर रहे थे, मैं बार बार अपने वॉच को देख रहा था, अरे कब है अम्मा का खत्म होता है। लेकिन उसका शुरू ही है। क्या बताए डॉक्टर साहब, ऐसा करती है वैसा करती है, वो बहुत खराब औरत है। और मुझसे भी अच्छा बिहेव नहीं करती। उसको उसके मायके वाले सब चाहिए, उनको अच्छा बर्ताव करती है। वो तो लोग बिल्कुल खराब है। और मेरे बेटा मेरे को पूछता था, मुझे पैसे वगैरह देता था, तो अभी उसके हाथ में भी कुछ नहीं रखा। क्योंकि कैसा है ना, वो अपना पगार, अपनी इनकम सब सेविंग करती है, और जितना भी खर्चा संस्था का होता है, घर का होता है, तो मेरे बेटे से लेती है। तो अभी मेरे बेटे के हाथ में भी कुछ नहीं रहा, और बेटा भी वैसा ही निकला। वो भी क्या करता है कि वो अपने ससुराल वालों की पूरी सुनता है, उनके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन मेरे लिए उसके पास टाइम नहीं। मेरे लड़की को भी वो देखता नहीं, अपनी बहन को भी वो देखता नहीं। और बड़ा तो बड़ा ही है, वो तो बहुत नालायक बेटा निकला। उनका तो नाम ही मत लो। तो मैंने बोला कि आपने शादी करके जब आए थे, शादी शादी मत बोलो, बोले उसको। वो शादी थी क्या, मुझे पता नहीं, वो शादी भी की नहीं की उन्होंने, वैसे ही रह रहे डॉक्टर साहब। क्या बताए, भगवान उनको देख लेंगे। और इसके पहले एक इंसिडेंस ऐसा हुआ था कि ये दूध पे से उनका वो बहू और सास का झगड़ा हुआ था। तो ये बहुत जोर से झगड़ा हुआ था, मतलब उसमें बेटा भी पड़ा, और बेटे ने भी खुद को भी टॉर्चर किया, और उसका भी बीपी बढ़ा। तो बेटा भी दवाखाने में मेरे आया, और ये माँ भी आ गया, दोनों बेहोश की हालत में, मतलब एकदम हिस्टेरिकल उनका स्टेटस था जब। तो ये औरत का ऐसा कहना था कि डॉक्टर साहब तुम्ही पोराला सांगा, मतलब वो सर को बताया आप कि अभी मुझे घर से मत निकालो। और बहुत ऐसा दयनीय अवस्था में आकर बोल रही थी, डॉक्टर साहब तेवढं सांगा हो, उतना बताओ उसको कि मुझे अभी घर से मत निकालो। अभी ये भी घर से निकालेगा तो मैं कहां जाऊंगी। उसने तो घर से निकाला, अभी ये भी बोलेगा कि माँ तू इधर मत रहे, तेरा और बहू का नहीं जम रहा, तो मैं कहां जाऊंगी। तो उनको थोड़ा सा बताओ ना डॉक्टर साहब कि मुझे घर से नहीं निकाले। हाँ, तो मुझे बहुत वहां पे दया आ गई थी उसके वो टाइम को। और वो बोली कि मैं अभी लड़की के पास भी जाकर नहीं रह सकती, वो तो अच्छा नहीं दिखेगा ना वहां पे जाके रहना हमेशा के लिए। मेरे भाई बुलाते हैं मुझे, लेकिन रिश्तेदारों के यहाँ कितने दिन रह सकते हैं हम, तो वहां भी जाना अच्छा नहीं। ये एक इंसिडेंस उसमें हो गया था। तो आईसीयू पूरा ये बता रहे थे, कम से कम 1 पौन घंटा उसका केस टेकिंग चला। लेकिन सब केस टेकिंग में उसका यही रामायण, गीता, महाभारत वगैरह वगैरह चल रहा था। तो अभी ये केस है, आप सबके समझ में आइए थोड़ा। हेलो। यस सर। सर आया है। अच्छा, तो सबने एनालिसिस तो बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छे इनपुट्स दिए, बहुत अच्छे रूब्रिक्स लिए। अभी 1-2 जन कोई तो बोलो, क्योंकि फिर मटेरियल भरपूर हमने जमा किया है, तो थोड़ा सा उस पर डिस्कस करेंगे। किसी को अभी एनालिसिस देना हो तो 1-2 जन बोल सकते हैं। हॅलो सर, मला हे विचारायचं होतं की ते घरातले आयपीआर काय म्हणते त्याच्याबद्दल, तो हे अभी सगळं क्या सांग. होगा ना मैडम, अभी आईपीआर क्या बोलेगा, क्योंकि अभी कैसा रहता है ना, जो कैसा रहता है, अपने दिल में सामने वाले के लिए जैसा भाव उत्पन्न होता है, वैसा ही सामने वाले का अपनी तरफ होते रहता है। तो वो भी इसके लिए ऐसे वर्डिंग रहती है ना उनके, मतलब आईपीआर भी इसके लिए अच्छा नहीं बोलता कभी। दोनों बोए इसके बारे में कभी अच्छे नहीं बोली मेरे पास। फिलहाल बेटों ने तो कुछ नहीं बोला, समझो वो मोरल में है।
बेटों ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी बहू ये कभी उसके बारे में अच्छी नहीं बोलती। इवन उसके जो रिश्तेदार वहां पे है, मतलब ये औरत के भी रिश्तेदार कोई वहां पे है, तो ये भी बोलते हैं कि ये मातारी नालायक है, मातारी नालायक है। जब इसका चलता था, जब इसके हाथ में सत्ता था, पावर था, इसका पति जब जीवित था, तो ये बच्चों को घर पे भी नहीं रहने देती थी। मतलब दोनों बहू को इसने निष्कासित किया था, घर से निकाल दिया था। तो आईपीआर भी उसके बारे में कोई अच्छा नहीं बोलता है। म्हणजे वो औरत ही खड़ूस है ऐसे। हाँ, वो तो है ना, ताली एक हाथ से थोड़ी बजती है। बस हर एक को अपने अपने कर्मों के फल मिलते रहते हैं ना। परल सम लग रही है काफी, आपने जो बताया उस हिसाब से परल जी सम जी लग रही है, स्प्लेंडर डिस्पोजिशन में लग रही है, जी सबको कुछ ना कुछ बोल ही रही है, जी। और साथ में टॉकिंग बिजनेस में भी लग रही है। तो ये थोड़ा सा देखिए। 3-4 पॉइंट्स ले करके, और उसमें मुझे तो फॉस्फोरस वैसे तो लग रही है, हालांकि पहले जो लिखा था मैंने उस हम्म, हिसाब से मुझे ये लग रहा था कोई एनिमल रेमेडी होनी चाहिए ये, जी 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 क्योंकि वो मी वर्सेस यू वाला कुछ फील आ रहा था। जी जी, बिल्कुल उस आएगा। हिसाब से अगर जाते हैं तो फिर ये लैकेसिस की तरफ जाता है, अदरवाइज ये थोड़ा सा फॉस्फोरस की तरफ लग रही है। जी जी जी, बिल्कुल अच्छे सर, बहुत सही सर। अब बिजनेस क्यों लगा सर आपको? बोल रही है ना सर कि हाँ सर। मुझे मुझे जल्दी से ठीक कर दो। और हालांकि लाइट डिजायर भी थोड़ा सा मुझे बीच में एक फील आया था, हालांकि उसने रिपीट नहीं किया कुछ वैसा। मैंने कहा, आपको अगर कुछ लगता है तो मेरा टेस्ट करवा लो, ये उसने कुछ वर्डिंग कही थी शायद। तो नहीं वो नहीं, भी वो लगा नहीं। था, उसने कोई रिपीट नहीं किया, वैसा कुछ किया नहीं है, तो हाँ इसलिए हाँ। वो कुछ बहुत ज्यादा फील नहीं था उसका। जी जी लेकिन ये थोड़ा सा बिजनेस वाला मुझे लगा था। जी सर जी, बहुत अच्छा एनालिसिस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर इस करने के बाद शुरू में तो ऐसा लगा कि जैसे वो बोल रही है ना आपके पास आई, एक हेल्पलेसनेस फीलिंग आ गया था। और दूसरा ये है कि अपने मतलब जो लेग है जो पेन करते हैं तो उसको वो बांधने की कोशिश करते हैं, तभी उसको आराम होता है। मैडम आपका आवाज तो कट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा मेरे। आवाज कट हो रहा है आपकी थोड़ी। हेलो। अभी आ रहा है सर। हाँ हाँ, ओके मैम। तो उसको जो लेग अपने बांधती है तो ऐसा लग रहा है कि फेनिंग सिक का फील आ रहा है। और अच्छा। ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि बेटे उस पे ध्यान नहीं देते, सो डिलूजन निग्लेक्टेड आपको आकर बता रही है कि उनको बोलो कि मेरी तरफ ध्यान दे। और ओवरऑल फील इंजुरी का भी है, जैसे कि उनकी वजह से ये हुआ, इनके मेरे हस्बैंड मेरे बेटे की वजह से मर गए या फिर जो भी है उनकी वजह से। तो डिल्यूजन इंजर बीइंग इंजर का तो फील है ही, लेकिन प्लस उसको अगर सराउंडिंग बाय हिज भी जोड़ दें तो देखेंगे। और दूसरी बात यह है कि मार्किंग विथ फीसेस, मतलब जो अंदर की बातें हैं वो सब बाहर लेकर आ गई है वो। मेरा फर्स्ट थॉट तो पल्सेटिला का था, लेकिन दूसरा ये है कि ओवरऑल जैसे कि बेटे को शुरू में हकाल दिया था, बाद में बेटे के यहाँ जाने के लिए आपके यहाँ वो बेगिंग कर रहे कि बोल हम्म दो। तो ये हम्म लाइफ की आयरनी भी हो सकती है। और दूसरा ये है कि निग्लेक्ट, दूसरा ये है कि जैसे इंजुरी सराउंडिंग बाय, ये भी फील आ रहा है। और सारे मिलके उसके प्लान में मेरा बेटा भी है, शामिल है। तो उसको ऐसा भी लग रहा है कि सस्पिशियस मिसट्रस्टफुल प्लॉटिंग अगेंस्ट हिज लाइफ पीपल आर अराउंड द हाउस, ये भी लग रहा है। सो और तीसरी बात ये है कि जो आपके यहाँ आकर वो बोल रहे हैं कि आप मुझे अगर ठीक करेंगे तो मैं आपको मतलब छोड़ूंगी नहीं, मतलब आपके ही पास के दबा लूंगी। तो ये इंसाइटिंग अदर्स वाला जो फील है वो मैं अगर मैंने ऐड किया टोटली, उसमें मैंने इंजुरी का फील डाल दिया तो हाउस भी आ रहा है। मेरा अच्छा। पहला पल्सा था अगर मार्किंग विथ फीसेस अगर हम जोड़ दे तो। और दूसरा हायर साइमस इंसाइटिंग है अगर तो। और लैकेसिस इसलिए है कि आजू बाजू जो लोग हैं तो एक प्लॉटिंग अगेंस्ट, मतलब उसके अगेंस्ट कर रहे हैं, किसी पे भी उसका भरोसा नहीं है। तो ओवरऑल अगर देखे तो हायर समझ मेरा फर्स्ट है और डीडी में लैकेसिस है। ओके मैम, बहुत अच्छा एनालिसिस था, थैंक यू। ओके, और कोई बोलना चाहेगा?
हेलो, ओके, तो रिवील कर दे सर। करें। हाँ सर। जी सर, अगर कोई ऐड करना चाहता है तो प्लीज कीजिए। हेलो, कोई करना चाहता है तो करो ऐड, नहीं तो फिर रिवील जी कर देंगे। जी सर, आप कीजिए। हाँ सर, ओके। पीपीटी शेयर हो रही है क्या सर? यस सर। हाँ, ओके, थैंक यू। तो ये साइकोसोमेटिक इलनेस है, होम्योपैथी से हमने क्योर किया था उसको। तो फर्स्टली डीप ग्रेटिट्यूड टू आवर मास्टर डॉक्टर सैमुअल हनीमन, जिनकी वजह से हम आज होम्योपैथ है। हम सब बहुत दैवशाली है कि हमें मास्टर मिले और हमें होम्योपैथी का रास्ता मिला। सो डीप ग्रेटिट्यूड टू आवर मास्टर डॉक्टर सैमुअल हनीमन। Deep gratitude to our beloved gurus, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. नरेंद्र गुप्ता सर, डॉक्टर महेश चंद्रा सर, जिन्होंने हमें मास्टर की वे पे चलना सिखाया, जिनकी वजह से हम आज माइंड मेथड में हैं। तो ये सब गुरुओं को भी शत शत नमन। और जो भी मेंटर हमारे ग्रुप में है, जिनसे हम सीखते हैं, जो ग्रुप मेंबर्स है जिनसे हम सीखते रहते हैं, उन सबको मेरे शत शत नमन। और हम थोड़ा सा अपने केस के एनालिसिस की तरफ जाते हैं। अभी क्या है ना, मुझे क्या क्लिक हुआ पहली बार, तो ये लेडी कितना बोल रही है, तो मुझे ऐसा फील आया था कि अम्मा अभी कितना बोलोगे, बस करो, बाहर पेशेंट भी खड़े हैं, तो थोड़ा सा आप चुप बैठो, ऐसा मेरे दिल में आ रहा था कि कितना बड़बड़ कर रहे हो आप। दूसरी बात मुझे स्ट्राइक हुई इस केस में कि इसके हर एक के साथ कैसे झगड़े हो रहे हैं। मतलब ये दोनों भाइयों के साथ भी झगड़े कर रही है, वो रिश्तेदारों के साथ भी झगड़े कर रही है। सो शी हैड क्वारल्स विथ हर बोथ डॉटर इन लॉज, एल्डर सन, और also with a younger son also not permitted her younger son to enter in home after love marriage. उसने लव मैरिज के बाद वो बेटे बहू को घर में भी नहीं लिया था, मतलब बाहर के बाहर उनको खदेड़ दिया था। तो क्या लगा होगा उनके दिल को भी। जब अभी जब उसके वो अपने बड़ी बहू के साथ जब झगड़ा हुआ, तो उसका बोलना है कि उन्होंने मुझे मारा, तो अभी उसको डर लगता है। अभी 2 साल हो गए उनके झगड़े को, तो अभी तक वो अपने घर की तरफ नहीं गई है। सो शी इज अफ्रेड दैट हर एल्डर डॉटर इन लॉ विल कॉज इंजुरी टू हर, उसे मारेगी। उसका तो ये कहना है कि वो मुझे मार डालेंगे, कोई आदमी मेरे पे मारने के लिए भेज देंगे, या कुछ पॉइजन कर देंगे, या कुछ फवार देंगे, कुछ तो भी मेडिसिन ऐसा पॉइजन, और मेरा मर्डर करेंगे, ऐसा डर उसको लगता है। उसने पिछली बार ये भी कहा था कि मैं वहां पे रहने नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि क्या करते हैं ये, मैं वहां से चली जाऊं इसलिए क्या करते हैं, अचानक से ये रात में गायब हो जाते हैं। मतलब वहां पे रहते नहीं, वो कहीं पे गांव को बिना बताए चले जाते हैं, और फिर मुझे रात में वहां पे रुकने के लिए डर लगता है, ऐसा उसने बोला था। She has problem that her younger daughter-in-law is appointing her relatives as employee at school and all money and power is in her hand. कि सब सत्ता जो कुछ पैसा पानी जो है, तो ये सब वो छोटी औरत, छोटी बहू ने अपने हाथ में लिया है। और उसने क्या किया है कि उसके सभी रिलेटिव्स वहां पे अपॉइंट किए हैं, सब उनकी ही चलती है, ऐसा उसका एक कहना था।
शी वॉज अब्यूजिंग बोथ डॉटर इन लॉज एंड देयर फैमिलीज, सेइंग बैड वर्ड्स। वो बहुत गंदा बोल रही थी दोनों के बारे में। अभी छोटी बहू के बारे में बोलना तो उसको बहू बोल के ही मान्य नहीं है। वो बोलती थी कि इसकी शादी ही नहीं हुई, कि ऐसे रह रहे उसके साथ, इसका कहीं शादी नहीं हुई, इसने कहीं जाके माला नहीं पहनाई, ये तो नालायक औरत है, वैसे रह रही मेरे बेटे के साथ। और हालांकि उनके 2 बेटे हैं। शी वॉज कर्सिंग देम, और बोल रही थी कि ये इनका भगवान बुरा करेगा, ये अपने कर्मों के फल मिलेंगे, इनको बहुत बुरा होने वाला है, मेरे साथ यदि ऐसा बुरा बर्ताव करते तो उनका कभी अच्छा नहीं होगा। ये बहुत बार उसने बोला केस टेकिंग में। शी वॉज थिंकिंग दैट हर डॉटर इन लॉ इज कॉज ऑफ डेथ ऑफ हर हस्बैंड। इस औरत की वजह से मेरी पति की डेथ हुई है, क्योंकि उनको रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था, तो इस औरत ने मेरे पति को भी खा लिया। ये पति का डेथ का वजह ही मेरी ये बहू है। उसका ऐसा कहना था कि मुझे आईवी लगाया था, वैसे तो मैं एलोपैथिक कभी लेती नहीं, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती मुझे ले जाकर आईवी फ्लूइड चढ़ाया, और डॉक्टर ने कैसा आईवी लगाया क्या मालूम, क्या पता। तो जब से मेरा ये हाथ दुखता है, ऐसा उसका कहना है। शी इज सेइंग दैट प्लीज गिव मी गुड मेडिसिन एंड क्योर माई कंप्लेन्स, देन आई विल टेक योर मेडिसिन रेगुलरली। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपका मेडिसिन लूंगी डॉक्टर साहब, मुझे अच्छे से दवा दे दो और मुझे ठीक कर दो, तो मैं कहीं पे नहीं जाने वाली, आपसे ही दवा लेने वाली, और मुझे आप ही ठीक करो, ऐसा ही उसका बोलना था। मुझे पहली नजर में क्या समझ में आ गया इस बार कि ये औरत बहुत लोकेसियस है। मतलब हर बार भी जब आती है तो बहुत ही बड़बड़ करती रहती है, बहुत बोलती रहती है, तो ये औरत लोकेसियस है। दूसरी बात, ये क्वारलसम है, बहुत झगड़ालू औरत है, बिकॉज शी इज हैविंग बैड रिलेशंस विथ बोथ ऑफ हर डॉटर इन लॉज। दोनों बहू के साथ इसके खराब रिश्ते हैं। ये सस्पिशियस है कि बहू मुझसे मुझे कुछ नुकसान करेगी, मुझे पॉइजन करेगी, ये मेरी संपत्ति हड़प लेगी, और मेरी संपत्ति के लिए क्या करेगी, मेरा नुकसान करेगी। बेटा भी उनसे मिला है। ये जेलस है औरत, जेलस है अबाउट हर एल्डर डॉटर इन लॉ। क्यों? कि वो वहां पे ट्यूशन लेती है और उसके ट्यूशन बहुत अच्छे चलते हैं, तो इसे सहन नहीं होता। फिर क्या करती है वो कि ये बच्चे आते हैं यहाँ पे घान करते हैं, यहाँ पे क्लीनलीनेस नहीं रहता, इनका कंटिन्यू नॉइज रहता है, तो तू ट्यूशन बंद कर यहाँ पे, या कहीं पे जाना है वहां पे जा, तो छोड़ मेरा घर। तो जैसे भी उसके बच्चे बढ़ते हैं ट्यूशन के, उसको ये तकलीफ होने लगती है, तो झगड़े करते हैं। मतलब ये क्या है, जेलस है। जैसे कि उसके छोटे डॉटर इन लॉ है, तो उसका भी हाथ में सब संस्था का कारोबार है, तो वो भी इसको नहीं जम रहा। और वो क्या कर रही है, वो दोनों की निंदा कर रही है, स्लैंडरिंग कर रही है। शी इज स्लैंडरिंग देम बैडली स्लैंडर कर रही है वो, कर्सिंग देम बैडली। शी इज थिंकिंग दैट द लव मैरिज ऑफ यंगर सन वाज कॉज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ। मेरा पति इसी शादी की वजह से गया है। और दूसरा वो बोल रही है कि वो आईवी फ्लूइड की वजह से मेरा हाथ दुख रहा है। मतलब ये इंजुरी में डेफिनेटली है। और मुझे क्या बोल रही है कि आप अच्छा मेडिसिन दे दो, तो मैं आपका मेडिसिन नहीं छोड़ूंगी, रेगुलरली आपसे ही लूंगी, लातूर से वगैरह कुछ मेडिसिन मैं नहीं लाऊंगी। मतलब ये एक तरह से मुझे इनसाइड भी कर रही है और फुल मेडिसिन। तो मैंने रेपर्टरी चार्ट बनाया था। पहला लिया था मैंने लोकियासिटी, दूसरा लिया था स्लैंडर डिस्पोजिशन टू, तीसरा लिया था कर्सिंग, और चौथा लिया था डेलूजन रॉन्ग सफर्ड ही हैज, और पांचवा लिया था इनसाइटिंग अदर्स। तो अभी क्या आती है दवा इस पे? जी, तो हायोसाइमस इसको मैंने दिया था 30 पोटेंसी में, और 30 पोटेंसी में हायोसाइमस देने के बाद उसका सवेरे फोन आ गया मुझे। सवेरे 9 बजे फोन किया उसने खुद से होके कि डॉक्टर साहब क्या आपने अच्छा दवा दिया है मुझे, कि रात भर मेरे दिमाग में कुछ थिंकिंग भी, थॉट भी नहीं आए, और बहुत सुकून की नींद आ गई, और रात में मेरे पैर भी नहीं दुखे और सर में नहीं दुखा। तो पहली बार ये औरत को अच्छा रिजल्ट मुझसे मिला था, क्योंकि इसके पहले मैं उसको लैकेसिस देता था, उसके पहले उसको मैंने लाइसिन भी दिया था एक बार,
वो इंसिडेंट्स में कि वो बोल रही है कि डॉक्टर साहब अब मेरे बेटे को बोलो कि मुझे घर से ना निकाले, एकदम ऐसे नहीं, कुत्ते जैसी अवस्था हो गई थी उसकी कि सब उसको हाड़ हाड़ कर रहे और उसको ये कह रहे हैं कि नहीं साहब मुझे आपके यहाँ पे रखो, ऐसा बेगिंग करे मुझे। तो उसको लाइसेंस मैंने दिया था, एक बार उसको लैकेसिस दिया था, फेनिंग सिक लेके मैंने उसको पल्सिटिया भी बहुत सी बार दिया है। लेकिन ये सब मेडिसिन उसको पार्शियली किसी ने एक्ट किया या थोड़ा सा साइकोलॉजिकल हो सकता है, लेकिन उस पर एक्टिंग मेडिसिन की नहीं हुई थी। जितना हायोसाइमस ने उस पर एक्शन किया उतना किसी मेडिसिन ने उस पर एक्शन नहीं किया। तो congratulations all members who reached to Hyoscyamus, and also congratulations for those who can reach to Lachesis, Pulsatilla। तो ये सब दिमाग में आना ही चाहिए था, मतलब बहुत क्लोज चल रही थी। तो इसका रेट्रो अगर हम देखते हैं तो रेट्रो में जेलसी है, सस्पिशियस है, इंसाइटिंग अदर्स है, फियर पॉइजन बीइंग पॉइजन फियर ऑफ, इसमें भी है, क्योंकि उसको लगता था कि वो बहू क्या करेगी, मुझे पॉइजन देगी और पॉइजन देके मार डालने वाली है। और इसको डेजर्टेड फीलिंग था, मतलब मुझे कोई अभी जो बोल रहे हैं ना हम कि निग्लेक्टेड फीलिंग, तो निग्लेक्ट नहीं है ये क्या है कि डेजर्टेड फीलिंग है। उसको लगता है कि मुझे कोई ऐसा अनाथ आश्रम में रहा जैसा लगता है मुझे। वहां पे क्या है, उनके बंगले पे वो रहती है, वो अपने जो टीचर है उनके बंगले पे रहती है, तो वहां पे उसको ऐसा कंफर्टेबल फील नहीं होता। उसको लगता है कि मैं किसी और के घर में हूं। तो इसका वो बच्चे को डिमांड है कि क्या करो आप, मुझे यहीं पे एक रूम दे दो, हॉस्टल की एक रूम मुझे दे दो, ताकि वहां पे मैं खुद से रह सकूं, मेरा कुकिंग कर सकूं, मुझे जो चाहिए जब चाहिए मैं बना के खा सकूं। तो उसको उस घर में रहकर ऐसा फील होता है कि ये घर मेरा नहीं है, उसको लगता है कि ये मेरा होम नहीं है। तो ये भी फीलिंग उसमें है। फियर इंजुरी ऑफ बीइंग इंजर्ड, उसको हमेशा ये इंजुरी का डर लगा रहता है कि ये औरत लोग, ये जो बहू है या ये बेटा भी है बड़ा, तो मुझे कुछ तो भी इंजुरी कर देगा, या हमेशा उसको डर लगा रहता है। ये क्वारल समय। और देखो ना कैसे मुझे सब सीक्रेट बता रहे थे अपने बहू के, कि क्या करती है, दूध में कैसा पानी डालती है, रात में सब भैंस का दूध निकाल के फ्रिज में कैसा रखती है, उसकी सब मलाई निकाल के पर कैसा एक एक कप पानी का दूध बच्चे को देती है, कैसे उनसे 10-20 रुपए लेती है, कैसे 100 रुपए का नोट लाया बच्चों ने और 80 रुपए का सामान हुआ तो 20 रुपए कैसे नहीं देती उनको, कैसे गुस्से से बोलते हैं, कैसे बच्चे भागते हैं, कैसा गफला करके, ये सब मुझे सीक्रेट बोल रही है, अपनी बहू का बोल रही है। मतलब ये रिवीलिंग सीक्रेट कर रही है। तो हायोसाइमस ऐसा रहता है, उसका यदि किसी के साथ भिड़ाना तो क्या करता है, उसके सब सीक्रेट वो निकालता है। ये हायोसाइमस का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये अपने जो आजू बाजू के लोग हैं ना, तो उनके सबके सीक्रेट उसके हाथ में रखता है, एज ए वेपन, एक शस्त्र की तरह इसका यूज करता है। देखा भाई, तू मेरे साथ मत नड़, मेरे साथ झगड़े मत कर, मैं जैसा बोलता हूं वैसे कर, नहीं तो तेरे सीक्रेट में रिवील कर दूंगा। इसलिए हायोसाइमस रिवीलिंग सीक्रेट्स में भी है। ये जो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब आप ही मुझे दुरुस्त करो, मुझे कहीं जाने की जरूरत मत ये करो, मतलब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं लगनी चाहिए, मुझे आप ही दुरुस्त करो, मुझे कहीं पे मत भेजो, और आपका मेडिसिन अच्छा काम किया तो मैं आप ही से मेडिसिन लेने वाली हूँ। तो एक तरह से वो इंसाइट भी कर रही थी, और दूसरा है बेड रिमेन इन बेड डिजायर टू, ये रूब्रिक में भी थी। उसको ये बेड लगता है मेरा क्लिनिक, आसान लगता है, और सीधा सीधा आओ मेडिसिन लेके जाओ, डॉक्टर भी अपने पहचान वाले हैं, तो ये बेड है उसके लिए। सो बेड रिमेन इन बेड डिजायर टू। अभी जो इंसिडेंट्स बताया कि उसको अकेले रहने में डर लगता है। मैंने बोला भी था कि आपका यदि बहू के साथ नहीं जमता तो आप क्या करो, एक रेंट पे रूम लो, आपको पेंशन है, पेंशन किसको देने का है, अपने आप खुद को रूम लेने का, खाने का पीने का, जितना भी अपना लाइफ बचाए हो अच्छे से हैप्पीली उसको गुजारो ना, क्यों आप उनके साथ रह रहे हो। तो बोल रही कि डॉक्टर साहब अकेले कैसे रहने का, अकेले रहने में मुझे डर लगता है। तो रेटर में देखा जाए तो फियर अलोन ऑफ बीइंग, ये भी हायोसाइमस का रूब्रिक उसमें लगता है। सो रेमेडी वाज हायोसाइमस। उसको मैंने हायोसाइमस 30 का सिंगल डोज दिया था, और जिसके बाद उसका बहुत अच्छा उसको रिजल्ट आ गया।
तो अभी पूजा मैडम बोल रही थी कि फेनिंग सिक है, तो फेनिंग सिक का कैसा रहता है ना कि फेनिंग सिक जो करता है तो फेनिंग के लिए कुछ ना कुछ तो भी अपना ये रहता है कि कुछ एम रहता है क्यों फेनिंग करने का। फेनिंग खाली पीली कोई नहीं करता, कोई तो भी अपना स्वार्थ निकालने के लिए फेनिंग करता है आदमी, और फेनिंग बहुत दिन नहीं कर सकता। तो इसका एक फेनिंग सिक नहीं था, इसका जो तकलीफ था ना ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। उसका साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर किसे बोलते हैं? तो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स उसे बोलते हैं अ डिसऑर्डर ऑफ बोथ माइंड एंड बॉडी वेयर फिजिकल सिम्टम्स डेवलप फ्रॉम मेंटल फैक्टर्स। मेंटल फैक्टर्स की वजह से, इमोशन में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से जो फिजिकल सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं उसे हम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं। द फिजिकल सिम्टम्स ऑफ सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स आर रियल, ये फेनिंग नहीं रहता, ये जो सिम्टम है ये रियल रहते हैं। पेशेंट फेनिंग नहीं करते रहता, उसके सर में दर्द होते रहता है, उसके हाथों पैरों में टिंगलिंग होते रहता है, उसका एब्डोमेन कोलिक होते रहता है, या उसको डायरियाज होते रहते हैं, ये ऐसे अनेक उसको सिम्टम्स दिखते हैं जो कि रियल सिम्टम्स होते हैं। लेकिन इसका फिजियोलॉजिकल रूट हमें नहीं मिलता। हाउएवर दे हैव साइकोलॉजिकल रूट रादर देन फिजिकल कॉज। इसमें फिजिकल कॉज कुछ मिलता नहीं हमें, इसलिए हम इसको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं। द सिम्टम्स ऑफन रिसेंबल सिम्टम्स ऑफ मेडिकल इलनेस। मेडिकल इलनेस जैसे इसमें सिम्टम आते रहते हैं। अभी कोई पेशेंट आके बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरा शरीर हमेशा गर्म रहता है, तो मुझे कुछ ऐसा बुखार है, क्रॉनिक बुखार है शायद, ऐसा मुझे लगता है। तो उसे वो गर्मी लगती है, वो फीलिंग तो नहीं करी, लेकिन उसका कॉज फिजिकल कॉज नहीं रहता। दिस इज बिकॉज ऑफ योर साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस। तो उसके कुछ टाइप्स होते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स के, जैसे कि बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर, पहला उसका टाइप रहता है बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर। दूसरा है उसका कन्वर्शन डिसऑर्डर। तीसरा है हाइपोकॉन्ड्रियासिस जो हम सब जानते हैं, और चौथा है सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। तो थोड़ा इसको डिटेल में देखेंगे। बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर किसे बोलते हैं? सो इट इज एन ऑब्सेशन और preoccupation with a minor or imaginary flaw such as wrinkles, small breasts, or shape or size of other body parts. Body dysmorphic disorder causes severe anxiety and may impact a person's ability to function normally in daily life. Body dysmorphic और disorder क्या रहता है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि जैसे कुछ भी मेरे चेहरे पे झुर्रियां आ रही है तो डिसमॉर्फिक हो गया। मेरे बॉडी का कोई पार्ट छोटा है, जैसे कि समझो किसी को लगता है कि मेरे ब्रेस्ट स्मॉल है, या कोई मेल पेशेंट हमारे पास हमेशा आते रहते हैं कि पेनिस का साइज बहुत छोटा है, ऐसा उसे लगता है। तो उससे बहुत एंजाइटी में रहता है, बहुत परेशानी उसको रहती है। या किसी को लगता है कि मेरा कलर बहुत डार्क है। तो ये जो सब बॉडी के कुछ डिसमॉर्फी चेंजेस है जो उसे लगते हैं, तो इसीलिए वो क्या हो जाते हैं, उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाते हैं और उसकी वजह से उसको फिजिकल सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो वो टाइप जो रहता है उसे हम बोलते हैं कि बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर। दूसरा रहता है कन्वर्शन डिसऑर्डर। उसमें क्या होता है कि ये जो डिसऑर्डर रहता है, दिस डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन एक्सपीरियंसेस न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दैट अफेक्ट्स हिज और हर movement and senses and that do not appear to have physical cause. न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं, लेकिन उस न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स का हमारे ब्रेन से कुछ लेना देना नहीं होता, या न्यूरोलॉजी से कुछ लेना देना नहीं होता, उसका फिजिकल कॉज हमें कुछ नहीं मिलता। सिम्टम्स कैन इंक्लूड सीजर्स, ब्लाइंडनेस, पैरालिसिस, लेकिन इसका फिजिकल कॉज कुछ हमें नहीं मिलता। ऐसी केसेस रहेंगे तो हम उसे बोलते हैं कन्वर्शन डिसऑर्डर। दूसरा है हाइपोकॉन्ड्रियासिस, जिसको हम सब जानते हैं कि उसके पेट में गैस भी हो गया तो उसे लगता है कि पेट का कैंसर तो नहीं हो गया। उसको मसल पेन भी हो गया चेस्ट में तो उसको लगता है कि मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो गया। उसका सर हमेशा दुखता है तो उसको लगता है कि हेडेक है, इसका मतलब मुझे ब्रेन का कैंसर तो नहीं हो गया।
मतलब कुछ भी सिम्टम रहा तो उसको ऐसे लगता रहता है कि ये कुछ बड़ी फेटल बीमारी तो नहीं है। तो ये चेंजेस जो रहते हैं, ये जो ऐसी तरह से जो बीमारी रहती है उसको हम बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस। और चौथा है सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि दिस इज अ डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन एक्सपीरियंसेस फिजिकल कंप्लेंट्स सच एज हेडेक, डायरिया, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन दैट डू नॉट हैव अ फिजिकल कॉज। तो इसमें आईबीएस भी हम रख सकते हैं। आईबीएस में भी क्या होता है, तो ये भी एक प्रकार का सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर ही है। अपने पेशेंट में हो रहा था कि उसके हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा था, उसके कंधे में भी दर्द होते रहता था, तो उसको फ्रोजन शोल्डर जैसे सिम्टम आ रहे थे, लेकिन उसका एक्सरे नॉर्मल बता रहा था। तो ये हमारा जो पेशेंट है वो सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर में आता था, मतलब इसका फीलिंग सिक डेफिनेटली नहीं था। तो ये क्या था, ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर था। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? कुछ बात समझ में नहीं आई ऐसा कुछ, या पूछना है कुछ, ऐसा कुछ है? नहीं सर। ओके, थोड़ा हायोसाइमस का स्टडी करते हैं। हायोसाइमस तो सब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर से एक बार रिकैप करेंगे हायोसाइमस का। रडार नोट क्या बोलते हैं, और हमारे इस मटेरिया मेडिका का ये हमारे पेशेंट जो है, तो पेशेंट में कुछ दिखता है क्या, ये हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। तो क्या हो जाता है ना, तो एक पेशेंट से हम जब मटेरिया मेडिका सीखते हैं तो वो हमें लाइफ टाइम सिखा के जाता है। जैसे अभी इनफॉर्मल टॉक में हमारे आदरणीय महाडिक सर जो बोल रहे थे कि एक्साइटमेंट की वजह से भी बीमार गिरते हैं, और उन्होंने केस बताया था। तो ये केस हमारे एक वृषाली मैडम के ग्रुप में ये हुआ था केस, तो उसकी वजह से काफी अक्रूला एकदम फिट हो गए, है ना। मतलब जब हम पेशेंट से मटेरिया मेडिका सीखते हैं, पेशेंट के बाद रेट्रो करके हम जब मटेरिया मेडिका सीखते हैं, एक आधे पेशेंट को हमारा अच्छा रिजल्ट आता है एक आधे मेडिसिन का, और उसके बाद जब हम उसके मटेरिया मेडिका खोल के देखते हैं तो वो बिल्कुल हमारे माइंड पे फिट हो जाता है, छप जाता है, स्टैंपिंग हो जाता है। तो इसलिए हम अभी जो मटेरिया मेडिका हमारे सामने है, तो ये मटेरिया मेडिका का मैटर और हमारे पेशेंट का जो वर्जन है वो कुछ मिलते जुलते हैं क्या, वो देखेंगे। अभी रडार की नोट्स क्या बोलते हैं, स्ट्रांग इमोशंस बिकम स्ट्रांगली अटैच्ड। हाइसाइमस का क्या रहता है, वो स्ट्रांगली अटैच हो जाता है। जो भी कोई पर्सन उसके लाइफ में आता है उसको उस पर भरोसा बैठ जाता है, तो उसको क्या करता है, वो एकदम ऐसे पॉजिटिव हो जाता है उसके बारे में, स्ट्रांग इमोशंस रहते हैं उसके, और उसके साथ वो स्ट्रांगली अटैच हो जाता है। और ये क्या उसकी वजह से क्या होता है कि दिस लीड्स टू जेलसी एंड सस्पिशियसनेस। तो ये तो होना ही है, मतलब जिसके साथ हम बहुत बॉन्डेड रहते हैं, हमें लगता है कि वो उसने दूसरी तरफ देखना ही नहीं चाहिए, उसने दूसरों को टाइम नहीं देना चाहिए। दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, या माता पिता हो, किसी के साथ भी जब ये जुड़ाव इसका हो जाता है तो उसे लगता है कि इसने मुझे छोड़कर किसी और को टाइम नहीं देना चाहिए, किसी और को ये रिश्ते से नहीं देखना चाहिए। तो इसमें जेलसी आ जाती है, और उसको भरोसा भी नहीं रहता, बिल्कुल बेभरोसे वाली रेमेडी है। तो उसको हमेशा सस्पिशियसनेस अपने दिमाग में रहता है कि कहीं मेरे पीठ पीछे ये मुझसे धोखा न करे, है ना। तो ये जेलसी और सस्पिशियसनेस हम हर रिलेशन में देखते हैं। जैसे सिबलिंग जेलसी भी है इसमें। तो छोटा बेबी जब घर में आता है तो उसका बड़ा जो भाई बहन है तो उसको जेलसी हो जाती है, और वो उसको इंजोर करने की कोशिश करता है। सिबलिंग जेलसी इस वजह से उसमें आयोसाइमस में आती है। ये क्वारलसम हो जाता है जब कर्सिंग, एब्यूजिव, फाइटिंग, जो हमारे पेशेंट में बिल्कुल हमें मिला है। लोकेसिटी, जो कि हमारे पेशेंट में दिख रही थी, लोकेसिटी। इंटरेस्टेड इन सेक्सुअल मैटर्स, अभी जब हम सोल में पढ़ेंगे तो इसका बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया है। शेमलेस, ऑब्सेंस इन बिहेवियर, टॉकिंग, ड्रेसिंग। अभी ये क्यों करता है ये सब, क्योंकि इसका क्या है ना, तो ये दो फेज में जाता है। जैसे कि उसको स्ट्रांगली अटैच हो जाता है ना किसी के साथ, तो स्ट्रांगली अटैच है, सस्पिशियस भी है, जेलस भी है, तो क्या करता है, तो इसको क्या करना होता है कि उसको हमारे साथ ऐसा बॉन्ड करके रखना होता है, उसको चिपका के रखना। तो कैसे हम एक आधे को हमारे तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उसका अटेंशन कैसे हम हमारी तरफ खींच ले सकते हैं। तो एक तो उसको बहिला फुसला कर,
एक तो उसको अच्छी बातें कर कर उसके मन को अच्छा लगे या उसको अट्रैक्शन लगे, इस तरह बिहेवियर करता है अल्जाइमर्स, या उसको थ्रेट करता है, उस पर डोमिनेशन करने की कोशिश करता है, उसको डराने धमकाने की कोशिश करता है, उस पर वायलेंस करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसको वो छोड़ना नहीं है, जिसके साथ उसने स्ट्रांग अटैचमेंट बनाई है, स्ट्रांग रिलेशन बनाया है, उसको छोड़ना नहीं। तो उसको बहलाने फुसलाने के लिए, उसको खुश करने के लिए क्या करता है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए क्या करता है वो, तो लोकेसियस बनता है, जेस्टिंग करता है, बड़े बड़े अच्छी बातें करेगा, उसके साथ बड़बड़ करेगा, रेडिकुलस उसका बिहेवियर करेगा, मतलब मूर्खों जैसी बातें करेगा, मूर्खों जैसे बिहेवियर करेगा, उसको हंसाने की प्रयास करेगा, है ना। ये पेशेंट भी जब मेरे पास आती थी, जब उसका छोटा लड़का मेरे पास लेके आता था, तो इतना प्यार जताती थी वो लड़के के साथ, अपने बेटे के साथ, डॉक्टर साहब इनको भी दे दो थोड़ा मेडिसिन, इनका भी थोड़ा गला खराब है। तो उसको गुस्सा आता था वो बेटे को, क्या है तेरा क्या रहता है हमेशा, तो चुप रहे, मुझे कुछ नहीं हुआ। उसकी बेटी के साथ भी जब आती है, बेटी के साथ तो बहुत इसका लगाव है, तो बेटी को भी ऐसा उसका लव इतना उत्प्रेत करने की कोशिश करती है, इतना उसको पोर करती है लोगों की, वो भी इरिटेट हो जाती है। आई गप ग, तुला काय कळत नाही, मम्मी चुप है, तुझे कुछ समझता है, तू थोड़ा देर चुप रहे। तो इसका ऐसा रहता है। क्या करती है अल्जाइमर्स, जितना करना नहीं चाहिए उतना दिखाती है, लोकेसिटी में जाएगी, जेस्टिंग में जाएगी, लव दिखाएगी, शेमलेस हो जाएगी, ऑब्सेंट इन बिहेवियर हो जाएगी, टॉकिंग, ड्रेसिंग, है ना। तो ड्रेसिंग भी अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा सेक्सी ड्रेसिंग करेगी, सेक्सी टॉक करेगी, हमेशा सेक्स के विषय में ये बोलने शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि सामने वाले को इसकी तरफ उसको अट्रैक्ट करके लेना है। चिल्ड्रन प्लेइंग विथ जेनाइटल्स और होल्डिंग देम, एक्सिबिशनिज्म, हिरोटिक मैनिया, तो ये सब अट्रैक्ट करने के लिए ये सब प्रयास करते रहते हैं। सिली लाफिंग, क्यों? ये सिली लाफ करने की वजह से हम देखते हैं गिगलिंग करते हैं, कोई औरत, कोई बच्ची, कोई लड़की या कोई लड़का, क्योंकि अपना जो चहेता आदमी है, अपना जो बॉन्ड जिसके साथ जुड़ा है, उसको क्या करना चाहिए, उसको इंप्रेस करना है, उसको अपने साथ अटैच करके रखना है। मैंने यदि उसको अटैच नहीं करके रखा, मैंने मेरे तरफ उसका अट्रैक्शन नहीं खींचा, तो क्या करेगा ये, कल जाके किसी दूसरी और अट्रैक्ट हो जाएगा। इसलिए क्या करती है, सिली लाफिंग करती है, फुलिश बिहेवियर करता है अल्जाइमर्स। फियर ऑफ वाटर, बीइंग पॉइजन, बीइंग अलोन, और दूसरी तरफ इसको लगता है, ये सस्पिशियस भी होता है, तो उसको लगता है कि ये औरत या ये लड़की मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगी, और हो सकता है इसको मेरे से छुटकारा चाहती है तो मुझे पॉइजन भी दे सकती है। मतलब इसका उस पर प्रेम भी ज्यादा है, उसके साथ अटैचमेंट भी है, उसको सपोर्ट भी चाहिए, उसको छोड़ भी नहीं सक रहा, और ऐसा है कि वो उससे अटैच भी नहीं हो पा रही है। सामने वाली जो व्यक्ति है, तो इसके बिहेवियर से वो परेशान होती है, उसके साथ अटैच भी नहीं रहती। तो क्या होता है, इसको सस्पिशियसनेस होने लगता है कि कहीं ये मुझे छोड़ तो नहीं जाएगी, तो छोड़कर न जाए इसलिए वो फुलिश बिहेवियर भी करता है, लेकिन ये छोड़कर जाने के लिए मेरे साथ धोखा भी कर सकते हैं। इसलिए, और इसमें होता भी वैसे है कि अल्जाइमर्स को लाइफ में बहुत सी बार धोखा भी मिला रहता है। तो इसलिए क्या करता है ना, हम बोलते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो ऐसा अल्जाइमर्स करता है। इसको हमेशा डर रखता है कि कोई मुझे पॉइजन कर देगा, या ये एलोपैथिक मेडिसिन भी लेने से कतराता है, डरता है, क्योंकि उसको हमेशा लगता है कि इससे मुझे पॉइजनिंग हो जाएगी, इससे मुझे इंजुरी हो जाएगी। इसलिए अल्जाइमर्स हमेशा ताकते परखते रहता है। डॉक्टर का भी ये नाप निकालेगा कि सही में डॉक्टर सही अच्छा है या नहीं है। पहले से वो सबके साथ ये करेगा, इंक्वायरी करेगा कि सही में ये डॉक्टर अच्छा है नहीं है, फिर दबे पांव से आएगा, देखेगा सही में डॉक्टर अच्छा है नहीं है, आपके साथ बातें करेगा, बार बार क्वेश्चन पूछेगा। हमें लगता है क्या रिडिकुलस आदमी है, क्या मूर्ख आदमी है, बार बार एक एक क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन वो क्या करते रहता है, उसका कंफर्मेशन करने लगता है। वो उसको लगता है कि ये डॉक्टर सही में अच्छा है ना, ये कहीं मुझे इंजुरी तो नहीं पहुंचाएगा ना, कहीं इसकी वजह से मुझे पॉइजन तो नहीं हो जाएगा ना। तो ऐसा भी हमें अल्जाइमर्स मिलता है हमेशा, जनरली ऐसे इस तरह से हमें हमारे क्लिनिक में ये अल्जाइमर्स हमें देखने को मिलता है।
Elements from disappointed love. Feels will be distrusted by his emotions. Shuts them off. और जब वो डिसअपॉइंट हो जाता है तो फिर वो दूसरे के साथ इमोशन लगाना फिर बंद कर देता है. इमोशंस बिकम ब्लॉक्ड, इमूवेबल, डिटैच्ड. अभी ये डिटैच मूड में जाता है जब उसको धोखा मिलता है. मैनिया, जेस्चर्स विथ हैंड्स, पिकिंग एट बेड क्लॉथ्स. इरोटिक, सस्पिशियस लोकेसिटी, वायलेंट इम्पल्सेस. अभी जब उसका बहिलाने फुसलाने का तरीका काम नहीं करता तो ये क्या हो जाता है, डोमिनेटिंग हो जाता है, वायलेंट इंपल्सेस में जाता है, वायलेंस करता है. ऑकेजनली बिकम्स वायलेंट, मतलब ये मारधाड़ भी कर सकता है. डेलूजन, बीइंग पॉइजन, पजेस्ड बाय द डेविल. डेविल से पजेस हुआ से उसको लगते रहता है. चिल्ड्रन, बिहेवियर प्रॉब्लम्स, फाइटिंग, एब्यूजिव. हर्ट्स यंगर सिबलिंग्स फ्रॉम जेलसी. जैसे पहले हमने देखा कि सिबलिंग जेलसी आयोसाइमस में रहती है, इसमें खाली इग्निसिया और आयोसाइमस है. सेक्सुअल इंटरेस्ट, डिप्रेशन एंड टिमिड बिहेवियर कैन बी सीन ऑल्सो. एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, डिसअपॉइंटमेंट, लव, जेलसी. अभी एसआर फटक सर क्या बोलते देखेंगे. मेनी bewildering aberrations. मैनिया, मतलब पागलपन के रहते हैं समय से, पागलपन की तरह पागलपना करते रहता है. मानिया, यूरोटिक, और ज्यादा ही यूरोटिक मैनिया रहता है, सेक्सुअल मैनिया उसमें रहता है. फीमेल्स एक्सपोजेस जेनाइटल्स, मतलब जेनाइटल्स एक्सपोज करने चाहिए ऐसे नहीं, मतलब ये हम उसको अलग तरह से भी उसको देख सकते हैं. मतलब ये क्या करती है, रिवीलिंग सीक्रेट्स रिवील करती है, जो कि नहीं करने चाहिए वो भी वो बोल देते रहती है. सिंग्स एमोरस सॉन्ग्स, डज फुलिश थिंग्स. इसको मेटाफोरिकली लेना है सब हमें. बिहेव्स लाइक वन मैड, लाफ्स, सिंग्स, टॉक्स, बैबल्स, क्वारल्स. ये क्यों, अट्रैक्ट करने के लिए. फंबल्स द जेनाइटल्स, जीलस, सस्पिशियस, फियर्स बीइंग अलोन, बीइंग परस्यूड ऑफ वाटर, बीइंग पॉइजन, बीइंग बिटन. उसको लगता है कि मुझे कोई काट लेगा, मतलब कोई जानवर मुझे काट लेगा. जैसे कि हमारे पेशेंट को भी लगता था कि वहां पे गया तो फिर वो बहू और पोती मिलके मुझे मारेंगे, मेरा मर्डर करेंगे. वो बहू नहीं रहे अभी, इसके लिए वो जंगली पशु हो गए. वो बोलती कि वो जानवर है, तो उसका लिटरली ये शब्द है, वो पशु है. मराठी में बोलती थी वो, डॉक्टर साहेब ती का माणसात का जानवर आहे, ती जानवरासारखी मला मारतील. मतलब पशु है वो, जानवर है वो, मुझे जानवर के जैसा मेरे पे अटैक करेंगे. laughs at everything foolishly. रेस्टलेस, जम्प्स आउट ऑफ बेड, वांट्स टू एस्केप. अभी वो घर से भी वहां पे एस्केप होने का प्रयास करे. वो बोलते हैं कि मुझे ये घर में क्या सुकून नहीं मिलता, तो आप क्या करो, मुझे अलग से रूम दे दो. वो बेटे को कह रही हो. Speaks each word louder, rage with desire to strike, bite, fight, insult, scold, and to kill. तो एक क्वारलसम है एक तरह से. जैसे सेंसोरियस बहुत से जिन्होंने रूब्रिक लिया, तो ये क्या करती है, वो जो उसके बहू के ससुराल वाले हैं तो उनको हमेशा ऐसे इंसल्टिंग बातें करेगी, उनके साथ कुछ तो भी ऐसा बात करेगी कि उनको इंसल्टिंग लगे और फिर वो बहू नाराज हो जाए. प्लांटिव क्राइज, स्पेशली ऑन द स्लाइटेस्ट टच, इवन इन स्टूपर. मतलब थोड़ा भी टच हुआ या थोड़ा भी उसको कुछ इंजरी हुआ तो जोर जोर से रोने लगता है. अनकॉन्शियसनेस, कैन बेयरली बी अराउज्ड, मटरिंग डेलिरियम, थिंग्स वन इज नॉट एट होम. अभी देखो हमारा पेशेंट क्या बोल रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर पे अपने अच्छा है, इनके घर में रहने से मेरे को सुकून नहीं महसूस हो रहा. हमेशा उनके दबाव में रहना पड़ता है. ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है हमेशा खाते वक्त, या कुछ आराम भी कर रही हो तो उसे लगता है कि वो बेटे के घर में रह रही है, वही उसका घर है, लेकिन उसको लगता है कि मैं मेरे घर में नहीं हूं, मुझे अलग से घर होना है. सो मटेरिया मेडिका में जो लिखा है, थिंग्स वन इज नॉट एट होम, कि मैं मेरे घर में नहीं हूं. स्पीचलेस फ्रॉम फ्राइट, बहुत डरपोक रहता है एसएमएस. कंफ्यूजन, फर्स्ट कैनॉट थिंक, देन कैन स्कार्सली बी अराउज्ड, टॉक्स विथ इमेजिनरी पर्सन्स,
or dead ones, imagines things are animals, fear of being bitten by beast, बीस्ट मुझे बीट करेंगे या मुझे काटेंगे ऐसा उसे लगता है। बीस्ट मतलब जिसको जानवर समझती वो लोग उसको अटैक करेंगे, उसको इंजूर करेंगे, उसको काटेंगे, उसको क्षति पहुंचाएंगे, ऐसा उसको डर हमेशा लगा रहता है। प्लेज विथ फिंगर्स, सिली, डज कॉमिकल एक्ट्स, ऐसा कुछ तो भी जोकर जैसे एक्टिविटीज करेंगे जिसकी वजह से सामने वाले को हंसी आ जाए। लुक एट हैंड्स बिकॉज दे सीम टू लार्ज, और सिफिलोफोबिया, सर लगते हैं सिफिलोफोबिया रहता है, मतलब सिफिलिस होने का डर उसे लगा रहता है। राजन शंकरन सर ने बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन किया है और हमारे पेशेंट का जो पिक्चर है पूरा इसे मिलता जुलता है। द मेन फीलिंग ऑफ हायोसाइमस इज दैट ऑफ बीइंग सडनली लेट डाउन, डिसअपॉइंटेड, बिट्रेड एंड deserted by the person on whom one is completely dependent, है ना। देखो अभी मैंने जो आपको इंसिडेंट बताया था कि एक बार उसके बहू के और इसके बहुत झगड़े हो गए, उसमें उसका बेटा भी उसने भी मध्यस्थी किया और वो उसने भी बहुत फिर हिस्टेरिकल हो गया, उसका भी बीपी बढ़ गया, उसने भी खुद को बहुत टॉर्चर किया। इसके सामने जाता था और ईंट अपने सर में मार के लेता था पेशेंट के सामने जाके। मतलब अभी पेशेंट भी परेशान है, उसका बेटा भी परेशान, बहू भी परेशान। अभी उसको डर लगने लगा कि अभी बेटा भी मुझे शायद घर से ना निकाल दे, तो मेरे पास आई और मुझे बोलने लगी कि डॉक्टर साहब आप प्लीज मेरे बेटे को बोलो कि वो मुझे छोड़ के ना जाए। मतलब मेरे पेट में ऐसा बहुत ऐसा बुरा उसके लिए लगा था कि अरे अरे क्या एक औरत की अवस्था हो सकती है कि वो बेटे बहू ने उसको मार भगा दिया, ये बेटा भी अभी इसको डर रहे कि कहीं मुझे बाहर ना निकाल दे, घर से बाहर ना खदेड़ दे। तो ये बोल रही थी कि डॉक्टर साहब ऐसा करेंगे तो मैं अभी कहाँ रहूंगी। तो मेन फीलिंग जो राजन शंकरन सर है तो क्या बोलते हैं, द मेन फीलिंग ऑफ हायोसाइमस इज दैट ऑफ बीइंग सडनली लेट डाउन, अचानक मुझे छोड़ ना दे, मुझे घर से बाहर ना निकाल दे। डिसअपॉइंटेड, जिसपे मैं भरोसा करती हूँ वही मुझे छोड़ ना दे, वही मुझे धोखा ना दे, वही मुझे डेजर्ट ना कर दे, ऐसा फीलिंग हायोसाइमस का रहता है। और जो हमारे पेशेंट का कोर फीलिंग था, लेकिन ये पहली बार मुझे समझ में नहीं आया था तो मैंने उसको लाइसिन भी दिया था। क्योंकि हमेशा एक कंफ्यूजन होते रहता है लाइसिन के साथ, एनिमल किंगडम के साथ। दिस सिचुएशन कॉजेस इन द पेशेंट एक्यूट फियर एंड पैनिक. It also causes a variety of reactions which are on the one hand attractive, example loquacity, jesting, sexuality, and on the other hand threatening, example violence, striking and desire to kill. जैसे अभी हमने बात की, तो ये क्या करती है कि ये सिचुएशन को मैनेज करने के लिए, ये बिट्रेल से बचने के लिए, ये डिजर्टेड होने से बचने के लिए क्या करती है, तो एक तरफ क्या करती है वो अट्रैक्टिव बिहेवियर करने का प्रयास करती है, उसमें लोकेसिटी आती है, जेस्टिंग आती है, सेक्सुअलिटी आती है, और उससे काम नहीं बने तो क्या करती है, ऑन अदर हैंड थ्रेटनिंग बिहेवियर करती है, मतलब वो वायलेंस करेगी, स्ट्राइकिंग एंड डिजायर टू किल ऐसे करेगी। मतलब अभी सुबह का ही उदाहरण है कि हमारे घर के सामने जो एक फैमिली रहती है, तो वो आदमी काम तो कुछ नहीं करता, बाहर बैठे रहता है, वो 12 बजे बाहर आता है घर के और फिर ब्रश लेता है, तो ब्रश उसको देने के लिए उसकी पत्नी आती है, उसको पेस्ट लगा के देती है, और जब तक उसका ब्रश चालू रहता है तब तक वहां पे पानी लेकर खड़ी रहती है वो। और बच्चों को एक आवाज दे तो बच्चे छत पे होंगे तो कूद जाएंगे, इतने उसका रोब है। तो मैंने हमारी पत्नी से मैंने बात की कि ये ऐसा कैसा होता है, तो वो बोली कि वो अपने बच्चों को, बीवी को कुछ काम नहीं सुने तो इतना मारता है कि उनकी आवाज तक नहीं निकलती, इतना मारता है। मतलब क्या करता है, वो अपना रोब जमाने के लिए वो थ्रेटनिंग भी करते रहता है। तो ऐसा भी हायोसाइमस करता है, मतलब एक तरफ तो अट्रैक्टिवनेस, अट्रैक्ट करने का प्रयास करेगा और उससे काम नहीं बनता तो फिर थ्रेटनिंग करने का प्रयास करेगा। There is a tremendous fear of being alone and of facing the danger of the
outside world all by oneself. उसको हमेशा अकेले पढ़ने का, अकेले रहने का डर लगता है, और उसको ऐसा डर लगता है कि मैं यदि बाहर पढ़ूंगा अकेला तो ये जो डेंजर से भरा हुआ सब जग है, जो यूनिवर्स है, मैं कैसे फेस कर पाऊंगा. The acuteness of the feeling creates a kind of insanity which is foolish. और उसके लिए उसको वो डर की वजह से उसमें इंसानिटी आ जाती है, उसमें foolish behavior आ जाता है. The patient tries to attract attention by foolish behavior. Behavior so ridiculous that it can provoke laughter. जैसे उसकी बेटी भी बोलती थी, आई तू बस, तुला काय कळत नाही. बेटा बोलता है, तू मूर्ख है काय, तुला काय कळत नाही काय, तू चुप रहे. तो हर एक क्या करता है, उसको इसका रिडिकुलस बिहेवियर देखकर उसको चुप कराने की कोशिश करता है, या कोई समझो बाहर वाला रहेगा तो उस पर लाफिंग करता है. लाइक अदर रेमेडीज ऑफ द एक्यूट मायाजम, द हायरसाइमस पर्सन इज वेरी एक्साइटेबल एंड द सिम्टम्स अपीयर एंड डिसअपीयर सडनली. ये एक्यूट रेमेडी है. द सिचुएशन ऑफ हायरसाइमस इज दैट ऑफ अ मैन डीपली इन लव विथ हिज वाइफ who is having an extramarital affair. He is afraid that she will leave him and that he will be left all alone. He also feels threatened by her. She might try to poison him or do him some harm in order to try to get away. है ना. तो एक सिचुएशन दी है सर ने. सर बोलते हैं कि इसका हायोसाइमस का जो कंडीशन है ना, तो एक मैन ऐसा कंसिडर करो कि जो डीपली इन लव विथ हिज वाइफ, अपने पत्नी के साथ वो बहुत प्रेम में है, उसके बिना वो रह नहीं सकता, लेकिन पत्नी का इस पे प्रेम नहीं है, पत्नी इसको नहीं चाहती, और उसका कहीं बाहर चक्कर चल रहा है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है. तो इसको डर लगता है कि ये कहीं मुझे छोड़कर न जाए, और ये उसको छोड़ भी नहीं सकता. उसका अफेयर मालूम होते हुए भी वो उसको छोड़ नहीं सक रहा, और उसको ये भी डर लगता है मन में कि कहीं ये मुझसे छुटकारा पाने के लिए कहीं मुझे पॉइजन न दे दे, मुझे कोई हार्म न करे. तो इसका भी उसको डर लगे रहता है. और जिसके साथ उसका रिलेशन है औरत का, वो उसकी पत्नी का, तो उसके लिए भी उसमें उसके मन में जेलसी रहते हैं. बट एज ही लव्स हर, ही हैज टू कीप द रिलेशन गोइंग. He tries to attract her attention by joking, talking, or sexual behavior. At the same time, he has to be suspicious and cautious because he feels threatened by her. He is also extremely jealous of the other man, so he can also become angry and violent. और इससे उसको गुस्सा भी आता है और वो violent भी बन सकता है. All the time, he feels that he is being wronged, that he is being persecuted. This may appear like lysinum. देखो, मैंने भी ये लाइसिन उसको दिया था. तो ये लाइसिन के साथ बहुत सी बार ये ऐसी सिचुएशन में लाइसिन के साथ कंफ्यूज होता है हमें. बट इन द लैटर द फीलिंग ऑफ परसिक्यूशन एंड द रिजल्टेंट वायलेंट रिएक्शन आर एपिसोडिक. इन हायोसाइमस द फीलिंग इज वेरी एक्यूट and the instantaneous reaction is that of suspicion, of foolish excitability, open sexuality and violence. It may also appear like lachesis. जैसे हमारे बहुत से मेंबर्स lachesis के साथ भी उसमें कंफ्यूज करती है. तो ये हमेशा होते रहता है, मतलब बहुत क्लोजली चलती है. मैंने भी उसको lachesis दिया था. बट lachesis is psychotic. lachesis में और इसमें क्या फर्क है? lachesis is psychotic and is very clever and calculative. वो क्लेवरनेस और कैलकुलेटिवनेस हायोसाइमस में नहीं रहता. वेयर एज हायोसाइमस इज एक्यूट एंड हिज रिएक्शन इज रिडिकुलस. ये रिडिकुलसनेस हमें लैकेसिस में नहीं दिखने को मिलती. वो बहुत एक्टिव रहता है, बहुत होशियार रहता है लैकेसिस. इट ट्राइज टू अट्रैक्ट अटेंशन बाय फुलिश बिहेवियर. कौन? हायोसाइमस. हायोसाइमस अपने फुलिश बिहेवियर से दूसरों का अट्रैक्ट करना चाहता है, अटेंशन अट्रैक्ट करना चाहता है. एंड एंटिक्स, वो एंटिक्स प्ले करता है. एंड कैन ऑल्सो गेट थ्रेटनिंग, और दूसरों को डरा धमका कर भी अपने कब्जे में लाने की कोशिश करता है. विथ वायलेंस एंड स्ट्राइकिंग. वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ हायोसाइमस कुड बी अ फीलिंग ऑफ बीइंग सेक्सुअली अनअट्रैक्टिव.
उसको लगता है कि मैं सेक्सुअली अनअट्रैक्टिव हूं, मेरी पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, इसलिए मेरी पत्नी या पति दूसरी तरफ अट्रैक्ट होने की शक्यता ज्यादा है, वो पॉसिबिलिटी ज्यादा है। द रिएक्शन टू दिस इज एन ओपन शेमलेस सेक्सुअलिटी। उसको लगता है कि मैं सेक्सुअली अनअट्रैक्टिव हूं, तो क्या करेगा, वो कपड़े सेक्सुअली अट्रैक्टिव पहनेगा, शेमलेस बातें करेगा, या अपने जेनाइटल्स एक्सपोज करने की कोशिश करेगा, या उस तरह से बातें करने की कोशिश करेगा। He exhibits his lewd sexual desire in an overt, foolish way through a lot of loud talk, exposing the genitals. It is complementary to staphysagrria, which is the picture of suppressed sexuality and aggressiveness. ये स्टेपिसाग्रिया का कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन स्टेपिसाग्रिया में क्या होता है, ये सब इच्छाओं का दमन होता है, उसमें एग्रेशन का दमन होता है, एंगर का दमन होता है, वो सब जो है तो सप्रेशन होता है, सप्रेशन ऑफ सेक्सुअलिटी, सप्रेशन ऑफ एग्रेसिवनेस, सप्रेशन ऑफ एंगर। लेकिन हायर साइनस में ये सब एग्जैगरेट करके दिखाए जाते हैं, वेयर एज इन हायर साइनस द सेम इज ओपनली एक्सप्रेस्ड, जो कि स्टेपिसाग्रिया में सब दबाया जाता है और हायर साइनस में ओपनली एक्सप्रेस हो जाता है। नो वंडर देन दैट हायर साइनस हैज द डिल्यूजन ऑफ सीइंग पीकॉक्स। पीकॉक सीइंग में है ये डिल्यूजन, पीकॉक क्या है वो, परसिंग पीकॉक कुछ तो भी हो रही बोली, विच आर द चेसिंग, सॉरी चेसिंग पीकॉक्स। हाँ, पीकॉक चेसिंग करता है, हमेशा अच्छी चीजों के पीछे भागना रहता है। अभी मेरा एक दोस्त है, तो वो स्पर्धा परीक्षा दे रहा है, तो जा रहा था रास्ते से, छोटा है मेरे से उम्र में, उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं। मैंने बोला, यार क्या हुआ, एग्जाम दिया तो पास हुआ तो देख रहा नहीं क्या? नहीं बोला सर, मैं मेरे विचार में था। मैंने बोला क्या विचार है, क्या प्रॉब्लम है तेरा? तो बोलने लगा, सर क्या है ना, अभी मैंने एक एग्जाम क्रैक किए, तो अभी मैं क्लास 2 की पोस्ट पे अपॉइंट हुआ हूँ, लेकिन अभी अगली जो एग्जाम है ना, तो उसमें मैं क्लास 1 की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। लेकिन बीच में क्या हुआ ना सर, कि मेरा रिश्ता जो है ना एक PSI के साथ जुड़ गया है, मतलब उसके एंगेजमेंट हो गई। तो अभी उसको ऐसा लग रहा है कि मैं उसके साथ करूं शादी या नहीं करूं, क्योंकि अभी जब मैं क्लास 1 की पोस्ट मिलेगी तो मुझे डिवाइस भी मिल सकती है, और वैसे भी ना सर वो दिखने में भी उतनी अच्छी नहीं है। तो मैंने बोला फिर उसके साथ एंगेजमेंट क्यों किया? क्योंकि उस टाइम उसको वो पिकॉक लगा था कि ये PSI है और मैं क्लास 2 पे मैं भी हूं, तो उसको वो पिकॉक लग रहा था। और उसको अभी लग रहा है कि अभी जब मेरे पास अच्छी पोस्ट होंगी, मैं क्लास 1 बन जाऊंगा, तो फिर क्लास 1 की मेरे को एक मोरनी मिलने वाली, तो ये मोरनी मैं छोड़ देता हूँ। तो अच्छे पिकॉक के पिक्चर रहता है। डॉक्टर के बारे में भी ऐसा रहता है, उसको अच्छे से अच्छे डॉक्टर ढूंढने का रहता है, अच्छे से अच्छे सिच्युएशन के पीछे भागते रहता है। तो मराठी में बोलते रहते हैं कि हातचं सोडून पळत्याच्या पाठीमागे लागणे, मतलब जो हाथ में वो छोड़ देता है, और जो अभी हाथ में नहीं लेकिन उसको आशा रहती कि मिलेगा, तो उसके पीछे वो दौड़ना शुरू कर देता है। विच आर द मोस्ट कलरफुल एंड अट्रैक्टिव ऑफ बर्ड्स, इसलिए वो पिकॉक के पीछे भागते रहता है। उसको लगता है कि ये अट्रैक्टिव है उससे, तो उसके पीछे भागेगा। उसको लगता है कि उससे भी ये ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो उसके पीछे भागेगा। तो चेसिंग पिकॉक इसका जिंदगी भर शुरू रहता है। इट ऑल्सो हैज द डिल्यूजन ऑफ हेन्स टाइड अप इन चेन्स, which I understand to be the feeling of facing an acute threat. I have observed Alzheimer's patients to be loud, excited and animated. इसकी वजह से इसको हम लाइकेसिस के साथ हमेशा कंफ्यूज करते हैं। ये बहुत एनिमेटेड रहता है, एक्साइटेड रहता है, लाउड रहता है, so that it may often be mistaken for an animal remedy. They are quite suspicious and mistrustful, and therefore foolishly keep asking the physician the same question repeatedly. सस्पिशियस है, इसलिए बार बार पूछेगा कि डॉक्टर साहब ये मेडिसिन काम करेगा ना, डॉक्टर साहब ये कितनी बार बोले थे आप? तो बार बार पूछने लगा, तो हमेशा याद रखने का कि ये अल्जाइमर्स हो ही सकता है। तो बहुत से मेरे कलीग्स ने ऐसा मैंने देखा है कि उन्होंने पहले तो मेडिसिन कुछ और दिया है, लेकिन ये जब बार बार पूछने लगता है कि डॉक्टर साहब ये कैसे लेना है, तो उन्होंने अपना प्रिस्क्रिप्शन चेंज करके अल्जाइमर्स दिया है, और अल्जाइमर्स ने 100% वहां पे काम किया है।
दिस कैन इलिसिट लाफ्टर एंड मेक देम अपीयर रिडिकुलस। हमें लगता है क्या मूर्ख आदमी है, इसको इतनी बात भी ध्यान में नहीं रहती, लेकिन ये कंफर्म करने की कोशिश करते रहता है। इसका सस्पिशियसनेस इसको ये रिडिकुलस बिहेवियर करने के लिए प्रेरित करता है। देयर टॉक में बी नेव, चाइल्डिश, एट द सेम टाइम इट इज ऑफन शेमलेस एंड दे मे बी रिवील सीक्रेट्स और इंटीमेट डिटेल्स अबाउट देमसेल्व्स और अदर्स। है ना, हमारे पेशेंट में भी देखा कैसे वो सीक्रेट्स रिवील कर रहे थे। अगेन दे कैन बी एंग्री, कंप्लेनिंग एंड थ्रेटनिंग। What we can see in certain cases of insanity which may need Alzheimer's is this inner threat of violence, a kind of suspiciousness which says, if you do anything to me, I will harm you. हाँ, इसका वायलेंस ऐसी इस तरह रहता है। बहुत दिनों पहले मेरे पास एक केस आया था, लेडी का केस था। वो लेडी टीचर थी और उसका पति भी टीचर था, और उसका पति मेरा क्लासमेट था 12वीं में। तो वो पत्नी मुझे बहुत डोमिनेंस में लगी, तो मैंने बोला कि सर आप क्या करो, थोड़ा देर बाहर रुको, मुझे पेशेंट से कुछ बात करनी है। तो हार्डली 2 मिनट बाहर रुका होगा, और सडनली अंदर आया और बोला चल मुझे नहीं लेनी ट्रीटमेंट, और पत्नी को लेके वो चला गया। तो इतना हायोसाइमस का इतना सस्पिशियसनेस होता है। वो हायोसाइमस था नहीं था मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक सस्पिशियसनेस जो रहता है ना, तो हायोसाइमस का इस डिग्री का रहता है। I have seen it indicated in young persons, especially girls, who due to conservative and strict upbringing are unable to express their sexuality or be sexually attractive. They feel forsaken and neglected and suddenly go into insanity where they become openly shameless, talkative and excited. देखो, मतलब ये इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है कि कोई डोमिनेटिंग सिचुएशन है और वो गर्ल्स को हमेशा ऐसा रहता है कि यही कपड़े पहनने आपने, मतलब सलवार कमीज ही पहना है या बुर्का ही पहनना है, आपने अच्छे कपड़े नहीं पहनने या शॉर्ट्स नहीं पहनने। लेकिन उनकी इच्छा रहती है अंदर से कि वो जीन्स पहने और टाइट कपड़े पहने, लेकिन उनको वो स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग की वजह से वो सब करने को नहीं मिलता। तो उनको क्या होता है, उनकी सब सेक्सुअल फीलिंग उनके दबे रहते हैं, सप्रेस होते रहते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, उनको फोरसेकिंग फीलिंग होता है, निग्लेक्टेड फीलिंग लगता है, कोई मेरी तरफ देखता नहीं, आई एम नॉट सेक्सुअली सो अट्रैक्टिव। और ऐसी वजह से उसको क्या होता है, वो सडनली गो इनटू इंसानिटी, और वो इंसानिटी में चले जाते हैं एंड सडनली बिकम ओपनली शेमलेस। फिर वो क्या करते हैं कि एकदम शॉर्ट कपड़े पहनेंगे, रिबेलियसनेस उनमें आ जाता है, वो शॉर्ट कपड़े पहनेंगे, टाइट जीन्स पहनेंगे और सेक्सुअल टॉक्स करने लगते हैं, ओपनली टॉकेटिव एंड एक्साइटेड। द इंसानिटी कुड आल्सो टेक द फॉर्म ऑफ सस्पिशियस और persecutory ideas, especially that men are interested in them and are making sexual advances to them. ऐसा उनको फिर delusion होने लगता है। I have also seen it indicated in old men who lose their control and become foolishly loquacious and shameless sexually. In some cases of Alzheimer's, although the feeling of threat may not seem to be as acute as in others, their perception of this feeling and subsequent reaction would give them away. For example, I had a patient who was scared of speaking on stage or dancing in public, even though he was good at dancing. At first, it seemed that it could be a remedy with stage fear, but on further questioning, he said that he had to be dragged by 4 persons onto the dance floor, and his reaction was one of the tremendous panic and fear, as if he was going to be killed. तो ऐसी भी सिचुएशन अल्जाइमर्स के साथ हो सकती है। अभी कुछ रूब्रिक्स है उसके। कंप्लेनिंग ऑफ सपोज्ड इंजुरी, delusion fancies has suffered wrong, delusion as if he would be sold, delusion ये तो हमेशा रहता है कि डॉक्टर
कुछ पेशेंट बोलते भी है कि इस डॉक्टर ने इतने 1000 को मुझे लूटा, इन्होंने तो उतने को लूटा, ये डॉक्टर तो लूटने के लिए बैठे हैं। तो उसको हमेशा डेल्यूजन रहता है कि कहीं वो बिक न जाए, मतलब डेल्यूजन एज इफ ही वुड बी सोल्ड। डेल्यूजन इज बीइंग इंजर्ड बाय सराउंडिंग्स, delusion that he is persecuted, delusion pursued enemies by, delusion that she is being watched। जैसे हमारे पेशेंट ने भी बोला कि मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि वो देख रहे हैं मेरी तरफ कि क्या खा रही है, क्या नहीं, क्या पहन रही है, क्या नहीं। तो इसको हमेशा डेल्यूजन रहता है कि कोई मुझे देख रहा है, वॉच कर रहा है। डेल्यूजन वाइफ इज फेथलेस, जैसे हमने पिछली बार उसका एक्सप्लेनेशन देखा है। फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड, उसको कोई मुझे फंसाएगा या मुझे धोखा देगा, इसका उसे डर हमेशा लगा रहता है। फुलिश बिहेवियर, रिवील सीक्रेट, लेसिवियस, लस्टफुल, ये सब रूब्रिक का एक्सप्लेनेशन हमें पीछे ही देखा है। लिविडनेस मतलब सेक्सुअलिटी, शेमलेसनेस एक्सपोजेस हर पर्सन, निम्फोमानिया, सिंगिंग ऑब्सेंस सॉन्ग्स, dancing, laughing loudly, jesting, ridiculous or foolish, suspicious, jealousy, inciting others, destructiveness, escape attempts to, fight wants to, violent vehement, rage leading to violent deeds, kill desire to, standard disposition to, wildness, delirium, wedding prepares for। तो ये सब हमने एक्सप्लेन किया रूब्रिक भी मड रेमेडी के साथ। तो ये सब मेरे तरफ से था अल्जाइमर्स के लिए। थैंक यू फॉर ऑल पेशेंस लिसनिंग। सर मेरे तरफ से हो गए। कोई है या सब सो गए? वंडरफुल अलग से शेयर करिए प्लीज, बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन था सर। थैंक यू थैंक यू सर। डेल्यूजन कंप्लेनिंग इमेजिनरी इंजुरी, इस पर थोड़ा लाइट डालिए सर। एक्चुअली इसके जो इंजुरी उसको लगते हैं ना, तो डेल्यूजन ही रहते ना इसको। यस सर। हाँ, ये एक्चुअल में नहीं रहते, ये सब डेल्यूजन्स रहते हैं, उसके इमेजिनेशन रहते कि मुझे इंजुरी होने वाली है, इंजुरी हो रही है। वास्तव में तो ये कोई इंजुरी वगैरह नहीं रहती इसमें। तो यही उसको रहता है और उसके बारे में कंप्लेनिंग करते रहता है कि ये इंजुरी मुझे हो रही है या मुझे ये इंजुरी है। जैसे कि उसको लगता है कि मेरी बहू मुझे मारेगी या मुझे कोई थ्रेट करेगी। तो एक्चुअली में तो वैसा नहीं है, लेकिन उसको हमेशा ये रहता है, हमेशा ये क्या करेगी, उसके बारे में कंप्लेन करती रहेगी। क्यों करेगी? क्योंकि उसको हमेशा डर है मन में, और सस्पिशियस है ना, ये बिल्कुल सस्पिशियसन है दिल में, उसको डर है, इंजुरी का डर है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करती हो, हमेशा उसका कंप्लेन करते रहती। लेकिन ये इंजुरी उसकी वास्तविकता में नहीं रहती, ये इंजुरी उसकी इमेजिनरी रहती है, इसलिए उसका ये रूब्रिक आता है उसमें। समझ गए सर? यस सर, यस सर। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को कोई पूछना है? लंबा हो गया थोड़ा सा विषय आज, पण खूप छान, बहुत डिटेल में लिया सर, बहुत अच्छा लिया, बहुत सर। अलग नया फैसेट सीखने को मिला, नया फैसेट। मैं भी इसको लैकेसिस लाइसिन देके परेशान था। यस सर। सर इस केस में आम्हालाही लॅकेसिसच वाटलं होतं, मी वर्सेस यू दिसत होतं पण हाँ, लैकेसिस तो वाटतोच मॅडम याच्यामध्ये। सर इस केस में कर्सिंग डिजायर एंड कर्सिंग, ये दोनों रूब्रिक, पहले मैंने कर्सिंग डिजायर लगाया था तो उसमें हायस नहीं था, लेकिन कर्सिंग सिर्फ ले लिया तो हायस है। तो दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? कर्सिंग डिजायर में इच्छा होती है, लेकिन कर्सिंग करेगा ही ऐसा नहीं ना। मतलब मुझे लगता है कि गाली दे, लेकिन गाली अंदर से लगता है की कितना, ऐसा कोई पेशंट मिळते असं वाटतं ना डॉक्टर साहेब की अशा 100 शिव्या द्याव्यात ना त्याला, पण काय करावं, म्हणजे आमचं हमारे संस्कार आड़ आते, तो हम नहीं दे सकते ना, कैसे बोलेंगे। और कर्सिंग में डायरेक्टली कर्स करता है, कर्सिंग डिजायर में कर्स
कर भी सकता है या कर्सिंग हो या ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कर्सिंग में तो कर्सिंग करेगा वो, डिजायर में इच्छा हो सकती है, कर्सिंग करेगा या नहीं ये बात की बात है मैम। ओके सर। क्योंकि डिजायर है ना उसकी, लेकिन डिजायर कंप्लीट हो गई ऐसा नहीं ना। मेरी इच्छा है समझो कि किसी को गाली दे या कुछ भी करे समझो, लेकिन जब तक मन की इच्छा एक्टिविटी में नहीं आती तब तक उसको नहीं बोलेंगे ना कि उसने ये किया बोल के। अभी मुझे लगता है कि बड़ी कंपनी खोलना है, ऐसे मेरे दिल में इच्छा है, और खोलना एक्चुअली खोलना इसमें फर्क है ना। तो वैसे कर्सिंग डिजायर में क्या होता है कि उसको इच्छा है खाली कर्स करने की, लेकिन वो करता नहीं, और डायरेक्ट कर्सिंग में वो एक्टिविटी में आता है, ऐसा उसमें डिफरेंस है। लेकिन कर्सिंग और जी कर्सिंग सर, डिजायर तो दोनों में है ये आपने अच्छा बताया। थोड़ा सा ऐड करता हूँ, नेट्रोम्यूर कर्सिंग डिजायर और कर्सिंग दोनों में है। तो कर्सिंग डिजायर में नेट्रोम्यूर है ना, तो वो उसके मन में करता है, वो सामने से नहीं करता है। कर्सिंग में भी है, कर भी सकता है। तो कर्सिंग में जैसे दत्तात्रेय सर बोल रहे हैं, तो वहां पे वो सामने से करेगा। तो डिजायर में रहता है, करेगा, खूब गंदा गंदा बोलेगा, खूब बुरा जितना बोल सकता है, जिसको जो गाली दे सकता है देगा, वो उसके मन में रहता है। फुलफिल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये जस्ट सिर्फ डिजायर है। बहुत बढ़िया बताया सर। बिल्कुल, थैंक यू सर। जी, और बताइए, और कोई क्वेरी है आप लोगों का? इसमें रॉन्ग सफर लिया था क्या आपने? हाँ, रॉन्ग सफर लिया था ना सर। कैसे? रॉन्ग सपोर्ट इसको क्या था कि इसको दो बार उसने बोला, जैसे कि उसको शोल्डर पेन था, तो उसने क्या बोला कि जब से वो डॉक्टर ने मुझे सलाइन लगाया, उसने 3-4 बार मुझे बोला है। 3-4 बार जब भी मेरे तरफ आती थी, हाथ दुख रहा, तो मैं लैकेसिस देता था इसको, हाथ दुख रहा, ये लैकेसिस है, ये सब लेके। तो उसने बोला था, वो डॉक्टर ने सलाइन कैसे लगाया क्या पता, उसको ही पता, मेरा हाथ सूज गया और जब से दुखने लगा डॉक्टर साहब। ये एक इंसिडेंस हो गया, और उसका कहना था कि इस औरत की वजह से मेरा पति मर गया है, इसने शादी नहीं की होती तो मेरा पति नहीं मरता शायद। तो ये दोनों तरफ मुझे वो रॉन्ग सपोर्ट लगा। तो सुपरस्टिशियस नहीं बोल सकते इसको? ओके सर। सेकंड वाले में जो आपने बताया सर, उसमें कर्सिंग भी तो ले सकता है। कर्सिंग नहीं, उसकी वजह से मुझे कर्सिंग क्या रहता है कि आपका बुरा हो जाए, आपको कुछ शाप देना होता है ना कर्सिंग, ये कर्सिंग नहीं हो सकता होता। ये कैसा रहता है कि उसकी वजह से मुझे तकलीफ हो गई, किसी ने, मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, और कोई आके मुझे ठोक के गया, तो वो ठोक के गया मुझे, उसने बाइक चलाई, तो उससे मैं खामखा मुझे इंजरी हो गई, तो मैं रॉन्ग सफर हो गया। मतलब मेरी कुछ गलती नहीं, और मुझे नुकसान जब होता है ना, तो उसे बोलते हैं रॉन्ग सफरिंग। और कर्सिंग किसे बोलेंगे कि किसी के बारे में बुरी इच्छा व्यक्त करना, या किसी का बहुत नुकसान हो जाए, कोई मर जाए, या तेरा, हम बोलते ना वाटळ होऊन जाईल, तुझं तळपट होईल, असं बोलतात, तळपट होईल, हाँ, तो उसे बोलते कर्सिंग। ये हो गया कर्सिंग। और ये रॉन्ग सफर क्या होता है कि तुम्हारे वजह से मुझे ये सहन करना पड़ा, तुम्हारी वजह से मुझे ये हो गया, ये दूसरों पे दोषारोप करना पड़ता है, और हमारी वजह से मुझे तकलीफ होने लगी, तुमने ऐसा किया इसलिए मेरा हाथ दुखा। सफर हुआ तो उसने कर्ज किया, वो अलग बात हो गई। हाँ, वो अलग बात हो सकती है। हाँ, उसका पति मर गया, तो इसकी वजह से मेरा पति मर गया, तो इसकी वजह से ये रॉन्ग सपोर्ट मैंने लिया था। और ये सुपरस्टिशियस नहीं बोल सकते इसको, सुपरस्टिशियस थोड़ा सा अलग रहता है। सुपरस्टिशियस में क्या, वो अंधश्रद्धा है। और ये इंसिडेंस का ऐसा हो गया ना कि उसको पति को बिल्कुल ये शादी पसंद नहीं थी, वो स्ट्रेस में रहता था, उसको फिर उसके बाद बीपी का शिकायत शुरू हो गया,
और बीपी का शिकायत शुरू होने के बाद उसको 6 महीने के अंदर अंदर उसको हार्ट अटैक आ गया और मर गया वो। और वो मरते टाइम में उसको बोलता था कि इसको घर में मत लो, उसका पति। तो ये सब सुपरस्टिशियस नहीं था, उसकी वजह से वो गया था। वो शादी का उस पर इम्पैक्ट पड़ गया था पति के भी ऊपर, और इसका इम्पैक्ट ये औरत के ऊपर गिरा है कि उसकी वजह से मेरा पति गया। इसमें से मैंने एक रॉन्ग सफर लिया। और दूसरा इंसिडेंस था कि वो डॉक्टर ने सलाइन लगाया और सलाइन वो रॉन्ग गया और उसकी वजह से मेरा हात दुख रहा है। मैं तो वैसे नाही जाती रहती, हमेशा ऐसा पेशंट बोलेगा मी नसते तो जात त्याच्यात नादाला, मी ॲलोपॅथिक घेतच नाही, एकदा घेतलं असं झालं बघा। सर तो अगर देखा जाए तो ऐसे होता थोड़ी है। जैसे उसने बोला कि उसकी वजह से मेरा पति मर गया, ये कोई लॉजिक तो है ही नहीं इसमें, कुछ लॉजिक नहीं है, लेकिन एलिमेंट्स ऐसे कभी होता है कि दूसरे कारण कोई मर जाए? क्या सर? सर ऐसे कभी होता है कि दूसरे के कारण कोई मर जाए? क्यों नहीं होता सर? हो सकता है ना। कैसे? उसकी वजह से हो गया ना, उसको हार्ट अटैक किसकी वजह से हो गया, उसको हो गया कि स्ट्रेस हो गया। मतलब उसके मन, उसको लगता था शायद वो आराम होगा, उसको लगता था कि गांव में मेरी पूरी इज्जत चली गई। उसने क्या किया, वो तो लगता था हो गया ना, वो तो एक लगता था वाली है, वो तो एक सपोजिशन है जी। लेकिन हाँ, वो तो एक सपोजिशन में लेंगे हम। अगर हम लगने में लेंगे ऐसे तो बहुत एग्जाम्पल होगी। अगर एक्चुअल में देखा जाए, एक्चुअल में तो दूसरे के कारण, जैसे कोई मान लो घर में कोई आ गया, सपोज करो मेरे घर कोई गेस्ट आ गया, मेरे को एकदम हार्ट अटैक हो जाए, तो मेरे घर वाले बोल देंगे वो आया था इसलिए हार्ट अटैक हो गया। ये तो एक सुपरस्टिशियस जैसी फीलिंग नहीं होगी? मुझे ये बोल रहा था। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर। क्या है इसके आने की वजह से, मतलब हम बोलते हैं ना कि इसके पैर का गुनी ऐसा है, हमारे मराठी में बोलते हैं पाय गुनी इसका, कि इसके आते ही मेरा पति चला गया। लेकिन ये अशुभ है, ये ऐसा नहीं कहना था उसका कि इसने बाप के मन के खिलाफ वो शादी की, इसका स्ट्रेस बाप ने लिया और उसकी वजह से बाप उसका मर गया। ये इंसिडेंस है इसमें। ये ऐसा नहीं बोल रही कि ये अशुभ है। सर सुपरस्टिशियस में फियर का शेड आएगा, और ये जो बोल रहे हैं क्या, इसमें एंगर का शेड आएगा। अभी जो सर ने कुछ बोला ना, उसमें एंगर का शेड आएगा। सही बात। हाँ, क्या आ जाएगा? एंगर आ जाएगा। उसका ऐसा कहना नहीं था कि उसके लक्षण अच्छे नहीं है, वो अशुभ है। अभी मराठी में उसको बोलते हैं हमारा पाय गुण अच्छा नहीं उसका, मतलब उसकी एंट्री ऐसी हो गई गंदी, उसकी वजह से उसका अशुभ इफेक्ट पड़ गया। ऐसा नहीं बोलना था इसका। ये बोल रही थी कि ये शादी हमारे घर में पसंद नहीं थी और उनको लगा कि मेरा अपमान हुआ है मेरे गांव में, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। तो इसका स्ट्रेस, उसी डिप्रेशन में उसका पति गया और उसकी कारण से उसका डेथ हो गया। कोई आता है और उसकी वजह से डेथ होता है, कोई समझो बिल्ली काटे रास्ता और उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, ऐसा समझे तो उसको सुपरस्टिशन बोलेगी, है ना। लेकिन इसका जो कहना था कि उसकी वजह से मेरी नाक चली गई उसके पति का, और उसका स्ट्रेस लेकर उसको बीमारी जड़ गई और वो मर गया, ऐसा उसका ओपिनियन था। तो ये रॉन्ग सपोर्ट था सर। क्लियर हुआ? अभी कंफ्यूजन है सर आपका? हाँ जी। तो रॉन्ग सफर में उसका एंगर था ना उसके तरफ। ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है, क्यूरी है किसी की, कोई बात समझ में नहीं आई, कोई गलत लगे हो तो भी बोलो, तो अभी दुरुस्त हो जाएगा मेरा। ठीक है सर। किसी की क्यूरी नहीं दिख रही शायद, वाइंड अप करें? प्रवीण सर है क्या? काफी क्लियर है सर। थँक्यू थँक्यू सर, खूप छान घेतलं सर हायर्स। थँक्यू मॅडम। थँक्यू सर। थँक्यू। प्रवीण सर नहीं है क्या? नहीं बिल्कुल है सर। हाँ सर। हाँ तो डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सर, दत्ता सर, फैंटास्टिक। थैंक यू सर। चलो आयो सर मस्त। वृषाली मैडम। हाँ यस, पूरा आपने सब डिसेक्शन कर दिया है उसका, तो जैसे हमने सीखा है वृषाली मैम से, पूरा सीख लिया हमने। फिर से हमारा फिर से हो गया, रीस्टडी हो गया। बहुत अच्छा पढ़ाया था। जी सर। तो
पूरा पोस्टमार्टम हो गया है आज हायोसाइमस का। तो डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर दत्तात्रेय थोम्ब्रे सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आज के इस सेशन के पीछे आपने जितना हार्ड वर्क किया है, प्रिपेयर किया है, पीपीटी भी बनाया है और इतना स्टडी किया है और इस तरह से आज का ये सेशन आपने प्रेजेंट किया है, तो हमारी IHF फैमिली की ओर से बहुत बहुत आभार सर आपका। और जो स्टार्टिंग में और एंड में और बीच बीच में मराठी में जो भी आप लोगों ने, जितने भी हमारे मराठी मेंबर्स हैं, वो शेयर करते रहे हैं, तो उसके लिए स्पेशली आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप मतलब उस तरह से बीच बीच में कमेंट करते रहे, क्वेश्चन करते रहे। तो सच में मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि सभी इस तरह से अपनी मदर टंग जो रहती है उसमें बोलते हैं ना, तो वो एक फील भी आता है ऐसे पेशेंट का भी सुनते हैं और आप लोग भी जब भी बोलते हो ना तो उससे थोड़ा फील भी आता है। तो आज के इस शानदार सेशन के लिए हमारे आज के रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर दत्तात्रेय थोम्ब्रे सर का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू करते हैं। थैंक यू ऑल मेंबर्स फॉर पेशेंसली लिसनिंग, क्योंकि बहुत देर हो गई, आज लंबा चला सेशन जरा। नहीं सर, हम बिल्कुल सर ये परफेक्ट टाइम है एक्चुअली हम लोगों के लिए सर। जी सर, परफेक्ट टाइम है हम लोगों के लिए। अर्ली हो जाता है तो मुश्किल हो जाती है जी। भोलेनाथ के भक्त हैं, वो बोल रहे हैं कि रात हमारी है। हाँ। तो सारी रात हम लोग स्टडी कर सकते हैं। अरे लेकिन दत्ता सर खाना वाना खा के फिर से ओपीडी में आके बैठे, ये भी देखो। सर को फोन किया था 10 मिनट सर लेट करो, ओपीडी चालू था, 10 मिनट सर से लेके फिर मैं खाना खा के आ गया, क्योंकि अच्छा फिर किया। इतना बोलना ये होता है ना, पॉसिबल नहीं होता फिर। हाँ, चटकन पिठलं भाकर खाऊन आलो सर, मस्त झुणका भाकर। अच्छा है, अच्छा है। ओके सर। तो इसलिए मैं हमारे जो भी रिस्पेक्टेड मेंटर्स हैं, हमारे IHF फैमिली मेंबर्स हैं, सच में उनके लिए बहुत दिल में गहरी उनके लिए श्रद्धा रखता हूँ, रिस्पेक्ट रखता हूँ, क्योंकि इस तरह से हार्ड वर्क करते हैं और इतना सेल्फलेसली देते हैं ना, तो आप बिलीव नहीं करेंगे। मेरा थोड़ा बहुत पर्सनल टॉक होता रहता है, प्लीज आप भी कीजिए सभी। तो उनसे पर्सनल थोड़ा टच में रहेंगे ना, तो आपको एहसास होगा कि कितना ये प्रिपेयर करना होता है, कितना हार्ड वर्क लगता है उसमें, और कितना हमको हमारी रूटीन को शेड्यूल करना पड़ता है। तो सच में हम सभी मैं हमेशा बोलता हूँ हमारी IHF फैमिली के लिए और हमारे मेंटर्स के लिए। तो ये आज का जो सेशन है, ये फिर से उस एग्जाम्पल को एक बार फिर से प्रूव करता है कि मैं बोलने के लिए नहीं बोलता हूँ, उसमें सच में हमारे मेंटर्स का और हमारे IHF फैमिली मेंबर्स का डेडिकेशन है, उनका बहुत हार्ड वर्क है। तो आज की इस शानदार VC को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप सभी से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट VC में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, गुड नाइट। और अभी आप आराम से रेस्ट कीजिए। बहुत शानदार VC था और बहुत एंजॉय किया, बिल्कुल लंबा नहीं हुआ। अगर आधा पौना घंटा 1 घंटा और भी चलता तो और भी एंजॉय करते सर। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल मेंबर्स, थैंक यू मालिक सर, थैंक यू जी। तो अभी मानिक सर के लिए बोला नहीं है, तो फिर कभी बोलेंगे।